आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 9 यानी कि जो हिस्ट्री क्लास 12th की सेकेंड बुक है उसके 5 चैप्टर्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स मतलब जो यात्री आते थे उनके नज़रिए से उन्होंने जो लिखा उसके बारे में हम बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम 3 राइटर्स की बात करेंगे, मतलब जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने लिखा हमारे इंडिया के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अल बिरूनी की, जो उज़्बेकिस्तान से 11वीं सेंचुरी में आए थे। फिर हम बात करेंगे इब्न बतूता की, मोरक्को से 14th सेंचुरी में आए। और तीसरा हम बात करेंगे फ्रैंकोइस बर्नियर की, जो 17th सेंचुरी में इंडिया आए थे। तो आप देख सकते हो टोटल 10th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच के टाइमलाइन की हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अल बिरूनी की। तो अल बिरूनी 973 में बॉर्न हुए थे, ख्वारिज़म में पैदा हुए थे जो आज उज़्बेकिस्तान में है। अब काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती थी अल बिरूनी को, सीरियाक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत। अब 1017 में सुल्तान मोहम्मद ने ख्वारिज़म पे अटैक किया। अब अटैक करने के क्या हुआ कि उन्होंने अपनी कैपिटल गजनी में वो काफ़ी सारे पोएट्स और काफ़ी सारे जो स्कॉलर्स थे वो उन्हें ले आए। इसमें से एक अल बिरूनी भी थे। जब वो गजनी आए तो अल बिरूनी को धीरे धीरे गजनी पसंद भी आने लगा और अपनी डेथ ईयर्स उन्होंने गजनी में या फिर इस एरिया में ही बिताए। अब जब सुल्तान ने पंजाब को गजनविद एम्पायर का पार्ट बना लिया तो अल बिरूनी पंजाब के एरिया में भी आए। यहाँ पे पंडित और जो भी संस्कृत स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उनसे उन्होंने काफ़ी सारे टेक्स्ट और काफ़ी सारी जो नॉलेज थी उनकी टेक्स्ट वगैरह पढ़े और नॉलेज ली, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। अल बिरूनी ने जो फिर फाइनली बुक लिखी वो थी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद उन्होंने अरेबिक भाषा में लिखी थी जिसमें 80 चैप्टर्स थे। इन चैप्टर्स में उन्होंने काफ़ी अलग अलग बातें मेंशन की, जैसे कि कौन से रिलीजन, त्योहार, एल्कमी, मैनर्स, कस्टम्स, लोग किस तरीके से रहते थे, कानून कैसे थे, हर चीज़ को उन्होंने उस किताब में मेंशन किया। लेकिन अल बिरूनी को कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी थी। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि संस्कृत जो लैंग्वेज थी उसकी ट्रांसलेशन अरेबिक और पर्शियन में इतनी ईजी नहीं थी। दूसरा बैरियर जो उनको फेस करना पड़ा वो था रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस। तो हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग धर्म और अलग अलग मान्यताएं मानी ही जाती थी पहले से, तो ये बहुत कंफ्यूज करती थी अल बिरूनी को। तीसरा ये था कि उनको टेक्स्ट जो यहाँ पे मिले उन कामों में उनको ब्राह्मण्स ने जो लिखा था उसी पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ा, जैसे कि भागवत गीता, वेद, पुराण, मनुस्मृति, पतंजलि ने जो लिखा, यही सब बातें ही थी जो उनको पढ़ के इंडिया के लोगों के बारे में समझ आ पाया। तो ये 3 बैरियर्स थे। उसके बाद उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी डिस्क्राइब किया। तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारे इंडिया में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ नया नहीं है, ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता ही है। अब क्योंकि अल बिरूनी जो ब्राह्मण्स ने लिखी थी बातें उन सबको पढ़ते थे, तो उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण संस्कृत में टेक्स्ट लिखते हैं जो ये बताते हैं कि एक राजा को कैसे काम करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। तो ये था पूरा अल बिरूनी के बारे में। अब हम दूसरे ट्रैवलर की बात करते हैं, वो थे इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को के ट्रैवलर थे। ये तंजीर जगह थी, यहाँ पे ये पैदा हुए थे। इन्होंने एजुकेशन ली। इनको इस्लामिक रिलीजन लॉ यानी कि इस्लाम के कानून जिन्हें शरिया कहते हैं उनके बारे में इनको काफ़ी नॉलेज थी। इन्होंने इंडिया आने से पहले ये सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमन, मतलब ये काफ़ी जगहों पे जा चुके थे। पर इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ सुना था कि वो बहुत दयालु राजा हैं। तो वो 1333 में सिंध के रास्ते से दिल्ली आए और दिल्ली में सुल्तान उनसे बहुत खुश हो गए और सुल्तान ने उनको काजी, जो यहाँ पे उनके कानून देखते थे, लोगों को सही गलत बताते थे, वो बना दिया। अब बीच में राजा मतलब जो सुल्तान थे उनके और काजी इब्न बतूता हैं, इनके बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। बाद में जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई तो सुल्तान ने इब्न बतूता को चाइना भेजा
कि वहाँ के जैसे दूत भेजते हैं ना कि राजा के बिहाफ पे जो बात करेंगे, इस तरीके से उन्होंने इब्न बतूता को भेजा। वो चाइना पहुंचे तो चाइना में उन्होंने ट्रैवल किया, बीजिंग में भी उन्होंने रहा है वो, लेकिन वो ज़्यादा टाइम नहीं रहे। 1347 में वो वापस आ गए और उनको इतना कुछ, इतनी जगहों पे वो ट्रैवल कर चुके थे और इनको उतना ज्ञान हो चुका था कि इब्न बतूता ने ये बताया अपनी जो उन्होंने बुक लिखी थी रिहाला, जो उन्होंने अरेबिक में लिखी थी 14th सेंचुरी में, रिहाला जो उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने ये भी बताया कि मुल्तान से दिल्ली जाने के लिए 40 डेज, सिंध से दिल्ली 50 डेज, दौलताबाद से दिल्ली 40 डेज और ग्वालियर से दिल्ली 10 दिन लगते थे। उनको ये सब बातें भी पता थी, लेकिन ट्रैवल करने में उन्होंने ये भी बोला कि सिक्योरिटी नहीं थी, मतलब डाकू लुटेरे आ जाया करते थे, तो इसलिए वो लोग कारवा में ट्रैवल किया करते थे। और एक बार सच में जब वो मुल्तान से दिल्ली आ रहे थे तो उनके कारवा पे अटैक हुआ और काफ़ी जो उनके फेलोज थे, जो कारवा में ट्रैवल कर रहे थे, उनके साथी थे, कुछ की डेथ हो गई और कुछ काफ़ी ज़्यादा इंजर भी हो गए थे। इब्न बतूता काफ़ी सारी भाषाएं बोला करते थे। ऑल्दो इन्होंने लिखी जो थी बुक रिहाला वो अरेबिक में लिखी, लेकिन वो अरेबिक, पर्शियन, तुर्किश, काफ़ी अलग अलग भाषाओं में अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ शेयर किया करते थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कोकोनट और पान का, और उन्होंने कहा था कि कोकोनट और पान ये ऐसे पौधे हैं जिनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। इब्न बतूता ने इंडियन सिटीज़ यानी कि हमारे जो शहर थे उनके बारे में भी लिखा था कि ये काफ़ी प्रॉस्परस यानी कि समृद्ध शहर थे, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती थी। और उन्होंने बताया कि सिर्फ जब किसी ने अटैक कर दिया या लड़ाई हो गई तब बस थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, उसके अलावा ये जगहें बहुत समृद्ध हैं। उन्होंने दिल्ली के बारे में भी ये बोला कि दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आज भी वैसे बहुत ज़्यादा ही है, और ये बहुत बड़ा एरिया है इंडिया का। दिल्ली को उन्होंने बताया था, एक्सप्लेन किया जिसमें उन्होंने। फिर उन्होंने बाज़ार के बारे में ये कहा था कि ये सिर्फ इकोनॉमिक से मेरा मतलब है कि जो पैसे और मतलब आर्थिक काम होता है, सिर्फ बाज़ार उनका सेंटर नहीं थे, इसके अलावा सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ ही वहाँ पे होती थी। मतलब जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक जगह होती थी, जैसे एक जगह हुआ करती थी जहाँ पे डांसर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स मीन्स दिया करते थे। तो उन्होंने बताया कि कैसे शहर जो थे वो हमें वहाँ की समृद्धि के बारे में बताते हैं, और जो गांव, विलेजेस का एरिया था वो हमें वेल्थ के बारे में बताते हैं। वो हमें वेल्थ के बारे में कैसे बताते हैं, क्योंकि इंडिया की उन्होंने बताया कि जो मिट्टी है वो इतनी फर्टाइल है कि वहाँ पे क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। तो एक टाइम पे कभी कभी किसान 2 क्रॉप्स भी ग्रो करते थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ के जो व्यापारी थे वो काफ़ी दूर दूर तक ट्रेड किया करते थे। काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि कॉटन, क्लॉथ, फाइन मसलिन, सिल्क, ब्रेकॉर्ड, सतिन, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ग्रेट डिमांड में थी। और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ मसलिन तो इतने महंगे थे कि वो सिर्फ नोबल्स या अमीर लोग ही पहन सकते थे। फिर उन्होंने यहाँ का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो भी बहुत यूनिक था। अब जैसे यहाँ पे व्यापार होता है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे, तो उन्होंने ये बताया कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच में लोगों को अगर आराम करना है या रुकना है तो गेस्ट हाउस बनाए गए थे। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्होंने ये भी बताया कि वैसे 50 डेज लगते थे दिल्ली से सिंध जाने में, लेकिन उनके जो गुप्तचर और जिन्हें हम स्पाइस कहते हैं, अगर उनको एक खबर पहुंचानी होती थी 5 दिनों में ही पहुंचा दिया करते थे। इब्न बतूता ने स्लेव्स यानी कि जो दास दासियां होती थी उनके बारे में भी बताया था कि कैसे और बाकी चीज़ों के साथ साथ मार्केट्स में स्लेव्स भी मिला करते थे। तो उन्होंने बताया कि जब वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पे आए थे तो उनको घोड़े और काफ़ी सारे स्लेव्स दिए गए थे, और उन्होंने स्लेव्स को जब मोहम्मद बिन तुगलक की बहन की शादी हुई तब भी उन्होंने देखा कि कैसे अलग अलग स्लेव्स अलग अलग काम किया करते थे, और वुमेन मोस्टली जो घर के डोमेस्टिक काम होते थे वो किया करती थी। कुछ पालकी एक जगह से दूसरी जगह जो लेके जाया जाता था उनके लिए भी स्लेव्स यूज़ किए जाते थे। तो ये सब चीज़ें हमें इब्न बतूता के टेक्स्ट से पता चलती हैं। अब लास्ट जिस ट्रैवलर की हम बात करने वाले हैं, इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, वो है फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर ये फ्रेंचमैन थे, ये वहाँ पे डॉक्टर थे, और ये मुगल एम्परर शाहजहां के टाइम पे आए थे यहाँ पे। 1656 से 1668 12 साल तक ये इंडिया में रहे। उस टाइम पे इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी जो बाद में ये यूरोप जाके इन्होंने लुइस 14 जो उस वक्त के किंग थे फ्रांस के, उनको इन्होंने अपनी राइटिंग्स को डेडिकेट कर दिया था। इन्होंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया था और इंडिया को कंपेयर किया था यूरोप से।
इनके काम काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए, क्योंकि उन्होंने लिखा तो फ्रेंच में था पर बाद में ये इंग्लिश, डच, जर्मन, इटालियन इन सब भाषाओं में भी ये ट्रांसलेट हुए और काफ़ी बार ये पब्लिश भी हुए। मतलब लोग पढ़ना चाहते थे कि इंडिया के लोग किस तरह से रहते हैं और उन सब चीज़ों के बारे में। बर्नियर एंड दी डीजेनरेट ईस्ट। अब बर्नियर ने 3 ऐसी बातें मेंशन की थी मुगल एम्परर के टाइम पे जो उन्होंने ऑब्जर्व की, और उन्होंने ये बताया कि जो मुगल शासन है वो इतना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने 3 बातों में सबसे पहली बात ये बोली, क्योंकि जो मुगल इंडिया है उसमें जो ज़मीन थी वो सारी की सारी ज़मीन मुगल एम्परर यानी कि राजा के अंडर हुआ करती थी। इसके कारण क्या होता था कि लोगों की ज़मीन अपनी तो है नहीं, इसीलिए वो उसमें ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट भी नहीं किया करते थे। तो ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी थी, उसकी वैल्यू थी, वो दिन प्रतिदिन डिक्लाइन ही हो रही थी। बर्नियर ने ये भी कहा कि जो पूरी सोसाइटी में या तो बहुत ही गरीब लोग थे या बहुत ही अमीर थे, मतलब कोई मिडिल क्लास नहीं था, या तो बहुत अमीर या बहुत गरीब थे। बर्नियर ने ये भी कहा कि मुगल्स जो हैं वो भिखारी और बारबेरियंस के राजा हैं। बारबेरियंस निर्दयी लोग होते हैं जो लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। तो उन्होंने कहा कि किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस, ऐसा कहा गया। और उन्होंने कहा कि यहाँ हवा बहुत गंदी है, इल एयर है, और जो ज़मीन है उसमें हर जगह पे झाड़ियाँ हैं, ओवर स्प्रेड विद बुशेस, पेस्टिलेंटियल मार्शेस यानी कि दलदल वाला एरिया है। और ये सब रीजंस जो उन्होंने बताए कि इतने बेकार हैं, उसका कारण उन्होंने एक ही बोला, क्योंकि लैंड जो है वो क्राउन का है। क्राउन से मतलब है किंग का। अब इसके कंपैरिजन में हमने और भी राइटर्स जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने जो लिखा है उससे हमने फिर कंपेयर किया, और हमें ये पता चलता है कि अबुल फैजल अकबर के टाइम पे ये लिखा करते थे। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि लैंड का रेंट लिया जाता था, टैक्स सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लिया जाता था कि लैंड की प्रोटेक्शन हो, और बाकी जो हमें ग्रो करने के लिए, वहाँ के एरिया को ठीक रखने के लिए वो टैक्स लिया करते थे। मॉन्टेस्क्यू ये फ्रेंच फिलोसोफर थे, इन्होंने भी कहा कि टैक्स लिया जाता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट करती थी पूरे एशिया वाले एरिया में, इन्होंने लिखा था। अब अबुल फैजल और मॉन्टेस्क्यू के अलावा कार्ल मार्क्स ने भी इसके बारे में लिखा था, तो उनकी राइटिंग्स बिल्कुल अलग थी। उन्होंने ये बोला कि कॉलोनिज्म यानी कि जब ब्रिटिशर्स ने हमारे पे रूल किया उससे पहले इंडिया बहुत खुशहाल था और यहाँ पे सरप्लस प्रोड्यूस होता था, अलग अलग कम्युनिटीज़ बनी हुई थी, और कोर्ट उनको कभी भी कुछ कहता नहीं था जब तक वो उनको सरप्लस फ्लो करते रहते थे। तो बर्नियर ने जो ये बातें लिखी, पहली प्रॉब्लम तो इन्होंने ये बताई कि लैंड सबका सब राजा के ही अंडर आता था। दूसरी प्रॉब्लम इन्होंने बोली, आर्टिसंस जो थे वहाँ पे उनको इंसेंटिव्स नहीं मिलते थे, उनकी लाइफ बेटर करने की कोशिश नहीं की जाती थी, सिर्फ राजा जो था वो अपने ही पैसे लेना और अपनी ही लाइफ बेटर बनाने में ही लगे रहते थे। पर उन्होंने ये भी लिखा उसी वक्त कि काफ़ी सोने और चांदी में यहाँ पे व्यापार होता था, क्योंकि हमारे देश को ऑब्वियसली सोने की चिड़िया बोला जाता था उस वक्त, दूर दूर से ट्रेड होता था। उन्होंने ये भी बताया कि 15% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी मुगल्स के टाइम पे वो सिटीज़ में रहा करती थी, जो कि अगर हम यूरोप से कंपेयर करें तो उससे वो ज़्यादा ही थी। उन्होंने काफ़ी अलग अलग एरियाज़ के बारे में बताया था, टाउन्स के बारे में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग टाउन, ट्रेडिंग टाउन, पोर्ट टाउन, सेक्रेड टाउन, पिलग्रिमेज टाउन यानी कि तीर्थ स्थल जो होते हैं, उन्हें इन सब के बारे में भी बताया था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे समुदाय यानी कि कम्युनिटीज़ होती थी जो इकट्ठी एक बॉडी होती थी, अपने काम करने वाले ग्रुप में वो एक ऐसी समुदाय बनाया करते थे, जैसे कि महाजन जो अहमदाबाद में हमें इनका अर्बन सेंटर्स थे। इसके अलावा इन्होंने ऐसे प्रोफेशनल क्लासेस के बारे में बताया, जैसे फिजिशियंस, टीचर्स, लॉयर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स, ये सब अपना काम करते थे और इनकी लाइफ बेटर हो रही थी। इसके अलावा बर्नियर ने, जैसे हमने देखा था, इब्न बतूता ने स्लेव्स के बारे में लिखा था कि स्लेव्स मार्केट में इजीली मिलते थे। बर्नियर ने सती सिस्टम के बारे में भी लिखा था, क्योंकि उनको ये बहुत अजीब लगा था देख के कि कैसे मतलब बिना उनकी मर्जी के ही उनको अपने हस्बैंड की फायर में झोंक दिया जाता था। जैसे उन्होंने देखा कि एक 12 ईयर ओल्ड की गर्ल थी जिसको भी ऐसा करना पड़ा, जो कि उनको बहुत ही अजीब लगा देखकर। उनको फोर्स किया जाता था, सोसाइटी, समाज उनको फोर्स करता था उस तरीके से, जैसे उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके बाद उन्हें भी मरना पड़ेगा उसी फायर में, जो उनको गलत भी लगता था, जो कि गलत था भी। अब वुमेन जो लेबरर्स थी वो एग्रीकल्चरल एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यानी कि खेती बाड़ी का काम और जो बाकी काम में भी वुमेन लेबर यूज़ की जाती थी। जो वुमेन मर्चेंट फैमिली से होती थी वो
बिजनेस और इन सब कामों में भी इन्वॉल्व होती थी और इन सब कामों में ही कन्फाइंड थी। तो ये थे 3 ट्रैवलर्स, अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंको बर्नियर। इन तीनों ने क्या क्या इंडिया में ऑब्जर्व किया और लिखा, ये सब उनकी राइटिंग से रिलेटेड था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स या फिर मेरा इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आप रहें हमेशा अपडेटेड। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन, भक्ति सूफी और उनकी परंपराएं। तो इस चैप्टर में हम 8th से लेके 18th सेंचुरी तक के वक्त की बात करेंगे। इसके बीच में जो हम देखेंगे कि जो रिलीजियस बिलीव्स यानी कि जो उनकी धार्मिक मान्यताएं और जो उस वक्त के जो टेक्स्ट थे यानी कि जो उन्होंने ग्रंथ लिखे थे उनमें क्या क्या लिखा गया था, हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे भारत में बहुत सारे अलग अलग धर्म शुरुआत से ही थे। अ मोज़ैक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। अब इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, हिस्टोरियंस ने इन प्रोसेसेस को 2 भाग में डेवलप किया। सबसे पहला प्रोसेस कि जो भी टेक्स्ट लिखे गए संस्कृत में उन्हें सिंपल भाषा में लिखा गया। सिंपल भाषा में इसलिए लिखा गया ताकि वो वुमेन और जो शूद्रास हैं जिन्हें पढ़ाई नहीं आती थी, वैदिक लर्निंग नहीं की जाती थी, उन्हें भी वो वैदिक जो वेद हैं वो पढ़े जा सकें उनके थ्रू भी। और दूसरा था कि ब्राह्मण्स ने एक्सेप्ट करना और जो मान्यताएं थी अलग अलग उन पे काम करना और उन्हें एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है जगन्नाथ भगवान। ये माना जाता है कि विष्णु भगवान के ही एक रूप हैं और इनकी ओडिशा में पूजा की जाती है। अब जो गॉडेसेस होती हैं उन्हें मेल डेटीज यानी कि उनकी वाइफ के तौर से दिखाया जाता है, जैसे कि विष्णु भगवान की वाइफ लक्ष्मी जी, शिव भगवान की वाइफ पार्वती जी। तो जो गॉडेसेस होती हैं उन्हें मेल डेटीज की वाइफ के तौर से दिखाया जाता है। तांत्रिक प्रैक्टिसेस ये मेन और वुमेन दोनों के लिए ओपन थी। ये लोग जो कास्ट सिस्टम यानी कि ब्राह्मण, शूद्र, इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे और जो वेद में लिखा होता था उनको ये इग्नोर करते थे। तांत्रिक के अलावा वैदिक ट्रेडिशन और पुराणिक ट्रेडिशन, ये 2 ट्रेडिशंस हैं। वैदिक ट्रेडिशन में हम अग्नि, इंद्र और सोम, इन देवताओं की पूजा की जाती है और इन्हें माना जाता है। पुराणिक ट्रेडिशन में विष्णु जी और शिव जी की पूजा की जाती है। वैदिक ट्रेडिशन जो वेदों में लिखा है उनकी बातों को नहीं मानते हैं। पुराणिक ट्रेडिशन में भगवान के भजन गाना, उनके मंत्र की जाप करना, ये सब चीजें मानी जाती हैं। अब हिस्टोरियंस ने रिलीजियस भक्ति को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक सगुन और एक निर्गुण। सगुन में माना जाता है जिसमें मूर्ति की पूजा की जाती है। निर्गुण में माना जाता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार हैं, वो हर रूप में बसते हैं। इसमें हम सगुन रूप की बात करेंगे। अलवर्स और नयनार्स ये तमिलनाडु के हिस्से में थे एंड 6th सेंचुरी में एक भक्ति मूवमेंट चली थी। अलवर्स उन्हें माना जाता है जो विष्णु जी की पूजा करते थे और नयनार्स वो जो शिव जी की पूजा किया करते थे। ये लोग तमिलनाडु में एक जगह से दूसरी जगह भगवान के भजन गाते थे और घूमा करते थे। इनका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम, तो हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि जो ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं और शूद्र सबसे नीचे हैं, वो लोग इन बातों के अगेंस्ट थे। और इसी का ही रिजल्ट था कि इनकी मूवमेंट्स में ब्राह्मण से लेके आर्टिसंस, कल्टीवेटर्स और इवन अनटचेबल्स यानी कि जो कारीगर थे या किसान थे और इवन अनटचेबल्स, वो सब भी इनकी भक्ति मूवमेंट का पार्ट थे। अब इनकी जो अलवर्स और नयनार्स की कॉम्पोजिशन है, जिन्होंने लिखी हुई बातें हैं, वो वेदास जितनी इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। अब अलवर्स की कॉम्पोजिशन है नलियार दिव्य प्रबंधम,
ये तमिल वेद में भी बहुत जगहों पे मेंशन की गई है। अब ये एक वुमेन डिवोटी हैं अंदल। ये अपने आप को विष्णु जी की बिलव्ड मानती थी और ये विष्णु जी की ही पूजा किया करती थी। और एक और वुमेन थी करईकल अम्मियार, ये शिव जी की डिवोटी थी। शी वॉज अ डिवोटी ऑफ शिव जी, तो ये शिव जी की पूजा किया करती थी। अब इन लोगों के रूलर्स के साथ रिलेशंस कैसे थे? तो अगर हम चोलास की बात करें, क्योंकि हम तमिलनाडु में बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में चोलास का रूल था उस वक्त। तो चोलास के रूल में ये माना जाता है कि वो लोग जमीन का दान दिया करते थे मंदिर बनवाने के लिए विष्णु जी और शिव जी के। उन्होंने काफी बड़े बड़े सुंदर शिव जी के मंदिर बनवाए हैं, जैसे कि चिदम्बरम, तंजावर, गायकोंडे चोलापुरम, और कितने बड़े और इतने सुंदर मंदिर ये उन्होंने बनवाए थे। अब बात करते हैं कर्नाटका की। ये जो हम बात कर रहे थे अलवर्स और नैनास की, ये पूरा का पूरा तमिलनाडु में था। तो कर्नाटका में 12th सेंचुरी में हमने एक नई मूवमेंट देखी जो कि एक ब्राह्मण ने शुरू की थी, बसवना। इनके फॉलोअर्स जो थे उन्हें वीर शैवाज या लिंगायत्स कहा जाता था, क्योंकि ये लोग लिंग को धारण करते थे। अब लिंगायत्स ये बिलीव करते हैं कि इनकी डेथ के बाद ये लोग शिवजी से यूनाइट हो जाएंगे और ये वापस कभी भी इस दुनिया में नहीं आएंगे। इसीलिए ये लोग जो बाकी धर्म शास्त्र में जो चीजें लिखी गई थी, जैसे अंतिम संस्कार करना चाहिए, ये उसे नहीं मानते थे। लिंगायत कास्ट सिस्टम यानी कि ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं और ये सब चीजें नहीं मानते। वीर शैवाज, इनके ट्रेडिशन के बारे में हमें वचनास जो कन्नड़ में वुमेन और मेन ने अपनी मूवमेंट्स में लिखे, कंपोज किए, उनके थ्रू हमें इनके बारे में पता चल पाता है। अब हमने ये पूरी साउथ इंडिया की बात की, तमिलनाडु, कर्नाटका। नॉर्थ इंडिया में उस वक्त राजपूत का राज चल रहा था, तो राजपूतों में ब्राह्मण्स की पोजीशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन उस टाइम पे जो लीडर्स थे, कुछ ऐसे भी थे जो ब्राह्मण्स की जो लिखी हुई बातें थे उन्हें नहीं मानते थे, जैसे कि नत्स, जोगी और सिद्धार्थ। ये लोग नहीं मानते थे और ये लोग ऐसे आर्टिसनल ग्रुप्स से बिलोंग करते थे, जैसे कि कारीगर। और ये लोग जो क्वेश्चन मतलब बातें अपनी एक्सप्रेस करते थे, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, वहाँ के लोगों को समझ आ सके, उनकी भाषा में ही ये लोग बोला करते थे। लेकिन एक नया ट्विस्ट उस वक्त ये आया कि तुर्क्स ने दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश किया। इससे क्या हुआ, राजपूत का कंट्रोल वीक होने लग गया और ये कल्चर में एक बहुत बड़ा चेंज आया। यहाँ से अब सूफिज्म, इस्लाम, इन सब की बिगिनिंग शुरू हो गई हमारी कंट्री में। इस्लामिक ट्रेडिशन 711 में अरब नेम्ड मोहम्मद कासिम, इन्होंने सिंध पे कब्जा किया और सिंध को कैलिफ्स डोमेन का पार्ट बना दिया। लेटर तुर्क्स एंड अफगान्स ने दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश किया और इसके बाद धीरे धीरे हमने इसकी कंटिन्यूएशन मुगल एम्पायर तक चली। अब मुस्लिम रूलर्स को उल्मा के हिसाब से चलना पड़ता था और उनके जो रूल्स लिखे थे मुस्लिम रूलर्स के लिए, शरिया लॉ एक पूरा कानून है जिसके हिसाब से उन्हें रूल करना होता है। अब उसमें ये भी बात मेंशन है कि जो मुस्लिम रूलर्स हैं, वो जो लोग उनके अंडर रहते हैं, अगर वो नॉन मुस्लिम है, जैसे ज्यूज हैं, क्रिश्चियन हैं, उन लोगों को एक टैक्स देना पड़ता था, जजिया। और इंडिया में जब रूल शुरू हुआ मुस्लिम्स का, तो उन्होंने हिंदूज से भी जजिया लेना शुरू किया। लेकिन काफी सारे रूलर्स ने बाद में इस टैक्स को माफ भी किया था। अब जो मुस्लिम्स एक्सेप्ट, जो इस्लाम को एक कबूल करते थे या फिर एक्सेप्ट करते थे, उन्हें ये 5 बातें माननी पड़ती थी। तो सबसे पहला है कि एक ही भगवान है अल्लाह और उनके प्रॉफिट मोहम्मद उनके मैसेंजर हैं। दूसरी बात जो उन्हें माननी पड़ती थी कि उन्हें दिन में 5 बार नमाज पढ़नी पड़ेगी। तीसरा, उन्हें गिविंग ऑफ अल्म्स, ज़कात, इसे भी फॉलो करना पड़ेगा। फोर्थ, फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, उनको रोजे रखना, यानी कि जो व्रत होता है एक तरीके से, वो रखना पड़ेगा। और लास्ट, परफॉर्मिंग अ पिलग्रिमेज टू मेक्का, हज। अब ये जो फीचर्स थे ये तो यूनिवर्सल थे, लेकिन फिर भी शिया और सुन्नी ये 2 डिवीजन हो गए थे विचारों में। अब इससे क्या हुआ कि जहां जहां पे हम लोकली देखते हैं, तो लोकल ट्रेडिशन का भी इम्पैक्ट इस्लाम पे दिखा और उसका हमें इम्पैक्ट दिखता है उनकी जो मॉस्क में, उनके बनावट में हमें ये फर्क दिखता है। कुछ मॉस्क में तो यूनिवर्सल फीचर्स हैं कि मॉस्क का जो फेस है वो टुवर्ड्स मेक्का होना चाहिए, एक प्रेयर निश होना चाहिए, एक पुलपिट मिनबार होनी चाहिए। लेकिन काफी सारी जगहों पे हमें वेरिएशंस भी मिलते हैं कि कहीं पे रूफ बनी हुई है, बनाने के मटेरियल में फर्क है। ये सब लोकल एरिया के फर्क भी आते गए। तो
हिस्टोरियंस ने ये पॉइंट आउट किया कि 14th सेंचुरी से पहले मुसलमान या मुस्लिम कोई ये टर्म यूज नहीं की जाती थी। तब तक कम्युनिटीज के एक स्पेसिफिक नेम हुआ करते थे। जैसे तुर्किश रूलर्स को तुर्शका कहा जाता था, तजीका उन लोगों को कहा जाता था जो तजाकिस्तान से आते थे, पर्शिका उन लोगों को कहा जाता था जो पर्शिया से आते थे, तुर्क्स और अफगान्स को शाकास या युवनास कहा जाता था, और इन जनरल मलीचा कहा जाता था उन लोगों को जो ये कास्ट सिस्टम नहीं मानते और ना वो लोग संस्कृत बोला करते थे, तो उन लोगों को मलीचा कहा जाता था। अब सूफिज्म मुस्लिम से कोई अलग नहीं है, लेकिन इन लोगों ने कुरान की इंटरप्रिटेशंस को थोड़े अपने तरीके से किया। इन लोगों ने कुरान को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, जो उन लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया, उसके बेस पे बताया। इन लोगों ने कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज करनी शुरू की। खानकाहा एक जगह बनाई गई जहाँ पे उनकी टीचिंग्स हुआ करती थी, और शेख, पीर या मुर्शीद उनके मास्टर होते थे जो उनको वहाँ पे टीचिंग्स दिया करते थे। तो जगह हो गई खानकाह, और जो मास्टर हैं उनको शेख, पीर या मुर्शीद कहा जाता है। अब जो शेख हैं या फिर पीर हैं, उनके जो आगे उनको फॉलो करते हैं, उन्हें मुर्शीद कहा जाता है, और जो उनके बाद आगे सक्सेसर्स हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है। तो सबसे पहले खानकुहा जो है वो एक जगह का नाम है। शेख या पीर जो है वो टीचिंग मास्टर्स को कहा जाता है, उनको फॉलो करने वालों को मुर्शीद कहा जाता है, और उनके बाद जो अगले मास्टर अपॉइंट होते हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है, जो उनके सक्सेसर होते हैं। अब सूफी सिलसिला वर्ड का मतलब है चेन, जंजीर, जिसे माना जाता है कि उनके मास्टर और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच में एक अनब्रोकन जंजीर, उनके बीच में एक चेन है, कनेक्शन है, और वो कनेक्शन भगवान तक जाके जुड़ता है। अब जब शेख, इन लोगों की जो मेन मास्टर हैं, टीचर हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो वहां पे एक दरगाह, टोम बना दिया जाता है, जहाँ पे बड़े सारे जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो आते हैं, वो उनके लिए एक धार्मिक स्थल बन जाता है। द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट, द खानकाह जो हमने देखा था कि ये सेंटर जगह थी जहाँ पे सोशल लाइफ इवॉल्व करती थी, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुए वो थे शेख निजामुद्दीन। एक वहाँ पे ओपन किचन होती थी, और लोग सुबह से रात तक कभी भी और हर तरीके के लोग वहां पे आया करते थे। हिंदू, कलंदर, अमीर, गरीब, कोई कवि है, कोई सोल्जर है, कोई स्लेव है, हर तरीके के लोग वहां पे आया करते थे। पोएट सच एज अमीर हसन सिजगी, अमीर खुसरो और एक हिस्टोरियन जियाउद्दीन बरानी, इन लोगों ने शेख के बारे में ये लिखा है कि शेख कुछ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते थे, जैसे कि शेख के आके सर झुकाना है, पानी जो बाहर से आ रहे हैं यात्री, विजिटर्स, उनके लिए पानी का इंतजाम होना चाहिए, का जो सर है वो शेव्ड होना चाहिए, उनके जो इनिशिएट्स होते थे, और योगा को प्रैक्टिस करना। अब जियारत टोम्स ऑफ सूफी सेंट्स। अब हमने देखा कि दरगाह को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था उनके फॉलोअर्स के थ्रू, तो इसमें 5 चिश्तीज बहुत ज्यादा फेमस हैं, और उनके जो टॉम हैं उन्हें भी बहुत लोग वहां पे जाते हैं, विजिट करते हैं, और सबसे पॉपुलर जो हैं वो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और उन्हें गरीब नवाज के नाम से भी कहा जाता है। वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं इनमें से। अजमेर की दरगाह है, ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई जब इसमें मोहम्मद बिन तुगलक, ये फर्स्ट ऐसे विजिटर थे जो रॉयल फैमिली से ये वहां पे गए थे। 6th सेंचुरी से हम ये देखते हैं तो अजमेर में इतनी पॉपुलैरिटी थी, उसे सुन के अकबर भी यहाँ पे 14 टाइम्स आए। तो अगर हम वहाँ की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की बात करें तो सूफी सच एज बाबा फरीद, इन्होंने बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में ही चीजें लिखी जो वहाँ के लोकल लोगों के को समझ आ सके। अब जो सूफीज थे उनका स्टेट के साथ कैसा रिलेशन था, पावर रखने में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग पॉलिटिकल पावर से बिल्कुल ही दूर थे। ये लोग जो राजा वहाँ पे होते थे वो इनको दान दिया करते थे। काफी सारे राजाओं ने उस वक्त ये इनके एरिया में आने वाले इनकी जमीनों को टैक्स फ्री कर दिया था, इनसे कोई भी टैक्स लेना बंद कर दिया था। अब सूफीज और सुल्तान्स में कितनी बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती थी, क्योंकि दोनों ही ये एक्सपेक्ट किया करते थे कि उनके आगे सर झुकाया जाए, उनके पैर को किसिंग द फीट। एंड सूफीज के जो फॉलोअर्स होते थे शेख के, वो कितनी बार उन्हें ऐसे टाइटल्स देते थे जैसे कि निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशीक कहा जाता है, जिसका मतलब है शेखों के सुल्तान। तो इस तरीके के उनको टाइटल्स दिए जाते थे। तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती थी सुल्तान और सूफीज के बीच में। अब
नॉर्थ इंडिया में कबीर दास की बात करते हैं तो कबीर दास के बर्थ के बारे में तो श्योरिटी नहीं है कि कब हुई थी, लेकिन ये बहुत फेमस पोएट हैं। इनके जो लिखी गई पोएम्स हैं और इनके जो दोहे हैं वो काफ़ी आज भी पॉपुलर हैं। इनके जो लिखी गई चीज़ें हैं वो 3 जगहों पे कंपाइल हुई हुई हैं। पहला कबीर बीजक, ये कबीर पंथ में प्रिजर्व्ड है वाराणसी और उत्तर प्रदेश में। दूसरा कबीर ग्रंथावली, ये दादू पंथ से रिलेटेड है राजस्थान में। और काफ़ी सारी इनकी लिखी हुई आदि ग्रंथ साहिब में भी कंपाइल्ड हैं। तो ये 3 जगहों पे इनकी लिखी हुई बातें कंपाइल्ड हैं। अब बाद में ये डिबेट भी शुरू हुई कि क्या कबीर दास जी हिंदू थे या वो मुस्लिम थे। तो वैष्णव ट्रेडिशन में हमें ये पता चलता है, वो लोग कहते हैं कि कबीर दास जी पैदा तो हिंदू फैमिली में हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें बड़ा एक पुअर मुस्लिम फैमिली ने किया था। और ये सजेस्ट किया जाता है कि उनके गुरु रामानंद जी थे। अब बाबा गुरु नानक देव जी की बात करते हैं। तो बाबा गुरु नानक देव जी ये हिंदू फैमिली में पैदा हुए थे और ये विलेज ननकानंद साहिब में रहते थे। ये वहाँ इन्होंने काफ़ी सारी अपनी टीचिंग्स और भजन स्प्रेड करने शुरू किए। ये लोग ये निर्गुण भक्ति यानी कि भगवान का कोई आकार नहीं है उसमें बिलीव करते थे। इन्होंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइज की। इनके बाद इन्होंने गुरु अंगद देव जी को अपना सक्सेसर यानी कि उनके बाद जो गुरु बनेंगे उनको अपॉइंट किया था। जो इनके बाद 5th गुरु बने गुरु अर्जुन देव जी, उन्होंने बाबा गुरु नानक देव जी की लिखी हुई सारी बातों को कंपाइल किया। और उनके बाद जो भी गुरु बाबा फरीद जी, रविदास जी और इवन कबीर जी, इन सब किया था। कॉम्पोजिशन को कंपाइल करके इसे गुरबानी का नाम दिया गया। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी और उनके सारे के सारे 9 गुरुज की जो मिला के कॉम्पोजिशंस को गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया था। इसका की सिंबल्स हैं खालसा पंथ, आर्मी ऑफ प्योर जिसका मीनिंग है, उसको डिफाइन करने के 5 सिंबल हैं। अपने अनकट हेयर, उनके पास एक डैगर, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ कोम एंड अ स्टील ऑफ बैंगल, कड़ा हमेशा ये पहन के रखना। ये 5 सिंबल्स उन्होंने कहे। अब बात करते हैं मीराबाई, द डिवोटी प्रिंसेस। तो मीराबाई 15th सेंचुरी में ये राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी। इनकी शादी हो गई थी लेकिन इन्होंने अपनी फैमिली एज अ वाइफ, एज अ मदर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ये इन्होंने राजमहल वगैरह सब कुछ छोड़ दिया और ये कृष्ण जी उनकी ही पूजा करती रहती थी। इनके जो भजन इन्होंने लिखे वो स्पेशली पुअर या लो कास्ट गुजरात और राजस्थान के एरिया में उनसे रिलेटेड ही होते थे। अब हिस्टोरियंस को ये रिलीजियस ट्रेडिशंस कंस्ट्रक्ट कैसे किया उन्होंने, तो हिस्टोरियंस को जब ये सब पुरानी बातें जानने के लिए उन्होंने स्तूपास, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, इन सब जगहों की जो ये बनी हुई चीज़ें मिली उनको कंस्ट्रक्ट किया। दूसरा, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से लिखी हुई चीज़ें मिली हैं, उन्हें पढ़ा गया है। इवन डिफरेंट लैंग्वेजेस में वचन जो यानी कि जो उन्होंने लिखे हैं या फिर जो फरमान मुगल एम्परर ने किए, उन्होंने फरमान दिए, उन सबको पढ़ा और उनसे उनको ये सब पता चला। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये फरमान दिया गया होगा जजिया का, तभी जजिया का जिक्र होता है और हमें पता चलता है कि इस तरीके के जजिया नाम का टैक्स भी लिया जाता था। अलग अलग स्किल्स चाहिए होती हैं इन सब बातों को समझने के लिए। तो ये था पूरा चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में हम एन इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगरा, आज के चैप्टर में हम विजयनगर की बात करेंगे। विजयनगर को हम्पी भी बोला जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं।
जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि विजयनगर को हम्पी भी बोला जाता है, तो हम्पी नाम कहाँ से पड़ा? हम्पी नाम लोकल डेटी, वहाँ की एक देवी मानी जाती हैं, उनका नाम है पंपा देवी, उनके नाम से ही हम्पी नाम पड़ा। अब हम्पी की डिस्कवरी कैसे हुई? तो 1800 में एक कॉलिन मैकेंजी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, इन्होंने फर्स्ट एक सर्वे मैप बनाया और फिर बाद में स्कॉलर्स को अलग अलग शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस और चीजें मिलती चली गई, जिससे धीरे धीरे हम्पी डिस्कवर यानी कि विजयनगर डिस्कवर हुआ। अब विजयनगर की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। तो विजयनगर के फाउंडर्स जिन्होंने इस एम्पायर को बनाया था, उनका नाम था हरिहरा एंड बुक्का। ये दो ब्रदर्स थे। इन्होंने 1336 में इस एम्पायर को फाउंड किया था। उस टाइम पे इस एरिया में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, अलग अलग धर्मों को मानते थे लोग, वो सब वहां पे रहा करते थे। वो विजयनगर के किंग्स को काफी सारे रूलर्स यानी कि जैसे सुल्तान ऑफ दक्कन, गहपति रूलर्स ऑफ ओडिशा, इन लोगों से उनके उस टाइम पे लड़ाई होती रहती थी। तो युद्ध के लिए घोड़े चाहिए होते थे उस वक्त, और अरबी घोड़े यानी कि अरेबिक हॉर्सेस को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता था और वॉर के लिए वो बेस्ट होते थे। अरेबिया से वहां के जो ट्रेडर्स होते थे वो लाया करते थे और यहाँ पे उनका ट्रेड होता था। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी जो मानी जाती है, जो ये घोड़ों का व्यापार करते थे, वो थी कुदरई चेतिस। इन्हें हॉर्स मर्चेंट्स नाम से भी जाना जाता था। लेकिन 1498 में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया सीन में। पुर्तगाल यानी कि पोर्चुगीज आ गए यहाँ पे, और उन लोगों ने अपनी जो टेक्निक्स थी उनके पास जो युद्ध लड़ने की, वो युद्ध की टेक्निक्स उन्होंने यहाँ पे सिखाई। अब विजयनगर अगर जाना जाता है तो उनकी जो मार्केट्स थी, वहां पे मसाले यानी कि स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, प्रेशियस स्टोन यानी कीमती पत्थर, इन सब चीजों की वहां पे ट्रेड हुआ करता था। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हरिहरा एंड बुक्का ये दो ब्रदर्स थे जिन्होंने इस एम्पायर को एस्टैब्लिश किया, फाउंड किया था। तो वो लोग संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका ये मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ऐसे ही ये दोनों ब्रदर संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो ये विजयनगर के रूल करने वाली फर्स्ट डायनेस्टी थी। संगमा डायनेस्टी ने यहाँ पे 1485 तक कंट्रोल किया। उसके बाद सलवा डायनेस्टी आई। सलवा डायनेस्टी ने 1503 तक यहाँ पे रूल किया। उसके बाद तुलवास में सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर माने जाते हैं वो हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने इस एरिया में जब रूल किया तो उन्होंने इस एरिया को बढ़ाया, मतलब और नए नए एरिया को अपने अंडर लिया और एरिया को बहुत अच्छे से कंसोलिडेट संभाल के भी रखा। उन्होंने तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर को 1512 में एक्वायर कर लिया। फिर ओडिशा के रूलर्स को उन्होंने 1514 में हरा दिया। उसके बाद उन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर को 1520 में डिफीट कर दिया। तो ये एरिया कृष्णदेव राय के अंडर बहुत ज्यादा ग्रो किया। कृष्णदेव राय ने बहुत सुंदर सुंदर मंदिर भी बनवाए थे साउथ इंडिया में, और उन्होंने अपनी मदर के नाम पे विजयनगर के पास में एक टाउन था, एक शहर को अपनी मदर के नाम पे भी बनवाया था, जिसका नाम रखा गया था नगलापुरम। अब इसके बाद कृष्णदेव राय की 1529 में डेथ हो गई, और उसके बाद जो उनके बाद जो आए उनके सक्सेसर्स उस एरिया पे कंट्रोल नहीं रख पाए और दूसरे रूलर्स यानी कि अब फोर्थ डायनेस्टी आ गई, अरविदु। तो मतलब पहले थे संगमा, फिर सलुवास, फिर तुलवास और अब फाइनली आ गए अरविदु। लेकिन अरविदु भी सिर्फ 17th सेंचुरी तक रहे। यहाँ पे एक युद्ध हुआ जो विजयनगर के रूलर्स यानी कि अरविदु डायनेस्टी के जो रूलर्स लड़ रहे थे उनके अगेंस्ट बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, इन सब राज्यों की आर्मीज ने कंबाइन कर लिया था और उनके अगेंस्ट हो गए थे। तो फिर वो लोग हार गए। अब हमने देखा कि कैसे बीजापुर और इन सब ने मिलके विजयनगर के अगेंस्ट युद्ध किया और उन्होंने उसे हरा दिया और बाद में उन्होंने उस एरिया को बिल्कुल खराब करके छोड़ दिया। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या रिलेशंस जो थे वो सुल्तान और जो रायाज होते थे, जो राजाज होते थे वहां के, उनके बीच में हमेशा ही खराब रहते थे? तो इसका आंसर है नहीं। सुल्तान और रायाज के बीच में हमेशा इतने बुरे रिलेशंस नहीं होते थे। अब नायकास कौन होते हैं? तो नायकास सेना प्रमुख होते हैं, जो उस टाइम पे जो मिलिट्री होती थी उनके चीफ होते थे।
ये किले को कंट्रोल किया करते थे, इनके पास आर्मी का सपोर्ट होता था, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और नायकास जो होते थे वो यूजुअली तेलुगु या फिर कन्नड़ बोला करते थे। मोस्टली जो नायकास होते थे वो राजा की अथॉरिटी के अंडर होते थे, लेकिन कभी कभी कुछ नायकास बहुत पावरफुल हो जाया करते थे तो वो राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया करते थे। अब अमरा नायका सिस्टम एक सिस्टम विजयनगर एम्पायर में क्रिएट किया गया था। ये इक्ता सिस्टम जो दिल्ली सल्तनत में चलता था उसके ही जैसा ही है। अब अमरा नायका में जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे उन्हें एक जगह दी जाती थी जिसको वो ध्यान रखा करते थे उस एरिया का। उस एरिया में वो टैक्स कलेक्ट करते थे। जो किसान, क्राफ्ट्समैन, कारीगर या फिर ट्रेडर्स होते थे उनसे ड्यूज लिया करते थे। प्रॉफिट मिलता था उसमें से वो आर्मीज मेंटेन करते थे, उसमें लगाया करते थे, और कुछ प्रॉफिट वो लोग रेवेन्यू जो उनको मिलता था उससे वो बड़े बड़े मंदिर भी बनवाया करते थे। और राजा को साल में एक बार उन्हें पर्सनली जाके मिलना होता था और राजा के लिए कोई गिफ्ट भी लेके जाना होता था अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए। कभी कभी राजा जो सेना प्रमुख यानी कि जो ये नायकास होते थे इन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया करते थे अपनी पावर शो करने के लिए। अब हम डिटेल में विजयनगर की बात करते हैं। अब सबसे पहले हम विजयनगर के वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो विजयनगर में रिवर तुंगभद्रा बहती है, उनके बैंक्स पे ही विजयनगर लोकेटेड है। तो काफी सारे अलग अलग झरने, नंबर ऑफ स्ट्रीम्स यहाँ से फ्लो करती हैं। रिजर्वॉयर्स क्रिएट किए गए थे ऐसे जहाँ पे पानी बचा के रखा जाता था जिसे बाद में यूज किया जा सके। टैंक्स बनाए गए थे और सबसे इम्पोर्टेंट टैंक जो माना जाता है कमलापुरम टैंक। इसके अलावा ऐसे नहरें यानी कि कैनाल्स भी बनाई गई थी जिसमें सबसे प्रोमिनेंट मानी जाती है हिरिया कैनाल। अब वहां के किले और सड़कें, फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम अब्दुल रज़ाक की बात करेंगे। अब्दुल रज़ाक एक ट्रैवलर थे जो यहाँ पे आए थे और इन्होंने इस पूरे एरिया के बारे में चीजें लिखी। तो उन्होंने ये बताया कि इस एरिया के जो किले हैं उनमें 7 लाइन यानी वॉल्स हैं, और उन्होंने ये कहा कि ये ना ही सिर्फ किले के आसपास बनाई गई हैं बल्कि जो एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड्स और फॉरेस्ट हैं यानी कि जो जंगल और जो किसानों के खेती करने की जमीन है उसके आसपास भी दीवारें बनाई गई हैं। और उन्होंने बताया कि ये जो बड़ी बड़ी दीवारें बनी हैं ये कोई सीमेंट की नहीं बनी है बल्कि ये पत्थरों की एक दीवार बनी हुई है और इसके अंदर वाले हिस्से में मलबा लगाया गया है। अब्दुल रज़ाक ने सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन की वो ये थी कि इसकी जो दीवारें थी वो एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि जो किसान जमीन यूज करते हैं उसके आसपास भी था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चरल ट्रैक्स के आसपास दीवारें क्यों बनाई गई होंगी। तो इसका आंसर ये कहा जाता है कि कभी कभी जब युद्ध होता था तो लोग किले के अंदर बंद हो जाया करते थे। अब वो बाहर नहीं निकल पाते थे काफी महीनों तक, तो कितनी बार अंदर खाने की शॉर्टेज हो जाया करती थी। तो इसके लिए अगर उनके एग्रीकल्चरल ट्रैक्स के आसपास तो फिर उनको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए ही विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव, क्योंकि ऑब्वियसली दीवार बनानी इतने बड़े एरिया में एक्सपेंसिव होगी लेकिन फिर भी उन्होंने बनवाई। तो अब्दुल रज़ाक ने 3 वॉल्स का जिक्र किया। तो पहली वॉल तो ये होगी जो एग्रीकल्चरल लैंड के आसपास, फिर उसके बाद उसके अंदर एक दूसरी वॉल बनाई गई थी जो अर्बन कॉम्प्लेक्स यानी कि जो शहर हैं उनके आसपास बनाई गई। तीसरी दीवार बनाई गई थी रॉयल सेंटर्स यानी कि जो शाही केंद्र थे उनके आसपास, रॉयल सेंटर के आसपास एक और दीवार थी। तो ये 3 दीवारें हो गई। अब जो किले थे वो दीवारों से और सड़कों से बहुत अच्छे से गार्ड होते थे। अब जो अगर हम गेटवेज की बात करें, दरवाजों की बात करें, तो उनका जो बनी हुई नक्काशी है वो हमें इंडो इस्लामिक रेफरेंस देता है। अब बात करते हैं अर्बन कोर की यानी कि शहरी केंद्र की। तो अगर आप इस वाले मैप में देखोगे तो ये वाला पूरा एरिया अर्बन केंद्र माना जाता है, शहरी केंद्र। लेकिन ये माना जाता है कि उन एरियाज में काफी रिच ट्रेडर्स रहा करते होंगे। इस पूरे एरिया का जब सर्वे किया गया है तो इस पूरे एरिया में काफी सारे छोटे छोटे टेम्पल्स मिले हैं, वेल्स मिले हैं, और ये भी बताया गया है कि जो बारिश का पानी होता था उसे एक टैंक में इकट्ठा किया जाता था। तो ऐसे टैंक्स, टेम्पल के अलग टैंक्स हैं और जो ऑर्डिनरी जो लोग अपने लिए यूज किया करते थे उनके टैंक्स अलग हैं। ऐसे अलग अलग टैंक्स भी वहां पे मिले हैं। अब रॉयल सेंटर,
आप मैप में देखो तो ये वाला एरिया रॉयल सेंटर है। तो रॉयल सेंटर में हमें ये बताया गया है कि 60 टेम्पल्स मिले हैं सिर्फ रॉयल सेंटर में ही। तो ये बताया जा सकता है कि राजाओं के लिए को जो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते थे अपनी अथॉरिटी, वो अपने आप को डेटीज डिवाइनिटीज के साथ यानी कि जो भगवान के साथ कनेक्ट करके शो करते होंगे। इसके अलावा 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस भी मिले हैं जो आइडेंटिफाइड एज पैलेसेस। अब एक डिफरेंस जो हमें इन स्ट्रक्चर्स में मिलता है यानी कि जो मंदिर मिले हैं और इनके अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर मिले हैं, तो उन दोनों में ये डिफरेंस बताया जाता है कि जो मंदिर हैं वो बहुत अच्छे मटेरियल के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो उतने बेहतर मटेरियल के नहीं बने हुए हैं। अब हम रॉयल रेजिडेंस यानी कि जो वहां पे लोग रहा करते थे उस जगह में 2 एरियाज की बात करेंगे, एक ऑडियंस हॉल, महानवमी डिब्बा। ऑडियंस हॉल की अगर सबसे पहले हम बात करें तो ये थोड़ी ऊंचाई पे है, इसको हम हाई प्लेटफॉर्म पे ये लोकेटेड है। यहाँ पे वुडन पिलर्स मिले हैं स्लॉट्स पे और इसमें 2nd फ्लोर पे जाती हुई सीढ़ियां भी दिखती हैं और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पिलर्स के ऊपर रेस्टेड है, पिलर्स के सहारे पे खड़ा हुआ है मतलब। दूसरा बात करते हैं महानवमी डिब्बा। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका बेस 11,000 स्क्वायर फीट का है और इसकी हाइट 40 फीट ही है। तो मतलब ये काफी बड़ा स्ट्रक्चर था। इसमें पूरी कार्विंग हो रखी है। स्ट्रक्चर माना जाता है कि ये जो जिस रिचुअल से ये रिलेटेड है वो है महानवमी, और ये माना जाता है कि जो ये फेस्टिवल होता है दशहरा उससे रिलेटेड माना जाता है कि ये फेस्टिवल है जो विजयनगर के किंग्स मनाया करते थे काफी धूमधाम से। इस फेस्टिवल को में बहुत अलग अलग सेरेमनीज हुआ करती थी। इस टाइम पे विजयनगर के राजा अपनी पावर शो करते थे, वो इस टाइम पीरियड में अलग अलग सेरेमनीज परफॉर्म की जाती थी, भगवान की पूजा की जाती थी, बलि दी जाती थी, डांसेस परफॉर्म होते थे, रेसलिंग होती थी। और इस वक्त जो उनके नायकाज यानी कि जो सेना प्रमुख होते थे वो सब भी आया करते थे। और जो आखिरी दिन होता था फेस्टिवल का, उस दिन राजा अपनी पूरी आर्मी और नायकाज यानी कि सेना प्रमुख से मिला करते थे। एक ओपन फील्ड में काफी बड़ी ग्रैंड सेरेमनी हुआ करती थी। इसके अलावा अगर हम और बिल्डिंग्स की बात करें तो हमें एक लोटस महल मिलता है जिसका नाम ब्रिटिश ट्रैवलर ने दिया था। लोटस महल का पर्पस ये माना जाता है कि शायद ये काउंसिल चेंबर यानी कि जहाँ पे राजा अपने मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स के साथ बैठ के डिस्कशन किया करते होंगे, उस पर्पस के लिए ये यूज किया जाता होगा। इसके अलावा हमें एक बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल मंदिर मिला है, हजारिया रामा टेम्पल। ये शायद माना जाता है कि राजा और उनकी फैमिली के लिए ही यूज किया जाता होगा। अब चूजिंग अ कैपिटल, वहां के लोकल लोगों के हिसाब से ये माना जाता है कि शायद ये जो एरिया है, जो ये हिल्स हैं, वो माना जाता है कि एक मंकी किंगडम बाली और सुग्रीव जिनका रामायण में भी जिक्र हुआ है, उनको शेल्टर इस जगह पे मिला था। दूसरा, कुछ अदर ट्रेडिशंस ये मानते हैं कि पंपा देवी जो वहां की लोकल गॉडेस हैं, मदर गॉडेस या वहां की देवी हैं, उन्होंने इस जगह पे ही तपस्या की थी वीरूपक्षा से टू मैरी वीरूपक्षा। और वीरूपक्षा भी शिवजी का ही एक रूप माना जाता है, अ फॉर्म ऑफ शिवा। उनसे शादी करने के लिए इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। अब अगर हम मंदिरों की बात करें तो हमने देखा ही कि कैसे साउथ इंडिया में और बाकी सारी जगहों पे भी राजा मंदिर बनवाया करते थे और अपने आप को एसोसिएट करने के लिए डिवाइन से अपने आप को ऐसे टाइटल्स दिया करते थे। और राजा जब भी मंदिर जाया करते थे तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन माना जाता था। तो राजा के साथ जो नायकाज यानी कि वहां के सेना प्रमुख, वो भी उनके साथ जाया करते थे। अब बात करते हैं गोपुरम की। तो गोपुरम रॉयल गेटवे एक तरीके का, एक कह सकते हो निशानी, जो दूर से ही देखने से आपको पता चल जाए कि यहाँ पे मंदिर है, उसे गोपुरम कहा जाता है। तो द प्रेजेंस ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, आपको पता चल जाए कि जो यहाँ पे टेम्पल है। इसके अलावा हमें मंडप्स और पवेलियंस भी मिले हैं यानी कि लार्ज कॉरिडोर्स जिनके आसपास पिलर्स हैं। अब हमें 2 और टेम्पल्स मिले हैं। इसमें एक है वीरूपक्षा टेम्पल। वीरूपक्षा टेम्पल जो है ये माना जाता है कि इसका जो मेन एरिया है वो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। इस टेम्पल के अंदर एक हॉल है जो कि माना जाता है वेराइटी ऑफ पर्पस से यूज किया जाता होगा, कोई भी ओकेजन में इस जगह को यूज किया जाता होगा। वीरूपक्षा टेम्पल के अलावा एक विठला टेम्पल, ये थोड़ा छोटा टेम्पल है, ये भी हमें मिला है। ये माना जाता है कि ये भगवान विठल जो कि विष्णु जी का ही अवतार माने जाते हैं, जिनकी महाराष्ट्र में पूजा की जाती है, उनसे रिलेटेड है ये मंदिर। अब प्लॉटिंग प्लेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स, अब हम देखेंगे ये, आप देखो अगर इस वाले मैप में तो इसमें प्लॉट्स हो रखे हैं, मतलब छोटे से सेक्शंस भी बन रखे हैं और ABCD छोटे छोटे एरिया को उन्होंने सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है।
ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन डेप्थ एक एक जगह की हिस्टोरियन स्टडी कर पाए। तो द फर्स्ट स्टेप वाज टू डिवाइड इस पूरे एरिया को 25 स्क्वायर्स में, आप देख सकते हो ये स्क्वायर बॉक्सेस बने हैं, 25 स्क्वायर बॉक्सेस में डिवाइड करना और उनको डेजिग्नेट करना अल्फाबेट्स, जैसे इस पे ABCD अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। फिर इस हर स्मॉल स्क्वायर को फर्दर सब डिवाइड करना छोटे बॉक्सेस में और फिर उस बॉक्स को फर्दर डिवाइड करना। इस तरीके से एक एक छोटे छोटे हिस्से की पढ़ाई की जाती है और समझा जाता है ताकि कोई भी एस्पेक्ट मिस ना हो जाए। अब ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर्स, जिनका आंसर्स ढूंढे जाते हैं। तो बिल्डिंग्स जो आज भी सर्वाइव करती हैं वो हमें ये बताती हैं कि द वे स्पेसेस व ऑर्गेनाइज्ड, और उन स्पेसेस को, उन जगहों को किस तरीके से यूज किया जाता था, उन जगहों को, उन बिल्डिंग्स को किस तरीके से बनाया जाता था, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता था, क्या टेक्निक यूज की जाती थी। और हमें इन सब चीजों से ये भी पता चलता है कि उस वक्त मिलिट्री और युद्ध के लिए क्या टेक्निक्स यूज की जाती थी, और हमें वहां के जो किले किस तरीके से बनाए गए थे, किस तरीके से वहां के दरवाजे बने थे, सड़कें बनी हुई थी, अलग अलग चीजें हमें इन सब चीजों से पता चलती हैं। तभी हम इन सब बातों को इतनी डिटेल में स्टडी करते हैं और फिर बाद में इन्हें पढ़ाया भी जाता है। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर 7 विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड। मैंने आपको 15 मिनट्स में सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी ही डाल दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज हम चैप्टर 8 पेजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट, यानी कि कृषि समाज और मुगल जो साम्राज्य था उसके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे 16th एंड 17th सेंचुरी के बीच में 85% पॉपुलेशन जो इंडिया की थी वो विलेजेस में रहा करती थी। तो लोग खेती किया करते थे और लोगों के राज्य, यानी कि जो वहाँ के राजा थे, मुगल एम्परर्स, उनके साथ कैसे रिलेशंस थे, हम इन सब चीज़ों की इस चैप्टर में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम इस पूरे चैप्टर में जो सोर्सेज देखेंगे उसमें सबसे पहला मेजर सोर्स जिसकी बारे में हम बात करेंगे वो है ऐन अकबरी। ये अकबर के कोर्ट में एक हिस्टोरियन थे अबुल फैजल, उन्होंने ये सारे रिकॉर्ड्स लिखे हैं और इसमें कैसे टैक्स लिया जाता था, राजा और किसानों के बीच में कैसे रिलेशंस होते थे, उन सब चीजों के बारे में काफी डिटेल में लिखा है। इसका मेन पर्पस लिखने का ये था कि वो ये बताना चाहते थे कि अकबर के टाइम में सब कितनी खुशहाली से रहा करते थे। अब इसके अलावा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने भी ऐसे ही डिटेल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बनाए, तो वो भी एक तरीके का सोर्स है हमारे पास। अब जो किसान होते थे उन्हें अलग अलग टर्म्स से बुलाया जाता था, जैसे कि टर्म जो इंडो पर्शियन सोर्सेज में हमें पता चलती है, तो ये देखा जाता है कि किसानों के लिए रियायत और मुजरिन, ये टर्म्स भी यूज की जाती थी। इसके अलावा किसान और असामी, तो ये टर्म्स हमें इंडो पर्शियन सोर्सेज से भी दिखती हैं। अब हमें उन सोर्सेज में जो हमें 17th सेंचुरी में मिले हैं उनमें हमें ये पता चलता है कि 2 तरीके के किसान हुआ करते होंगे। पहले खुद काश्ती और दूसरे पही काश्ती। खुद काश्ती को आप खुद से याद रखना, उन लोगों के पास खुद का लैंड हुआ करता था, अपने ही लैंड पे वो लोग खेती किया करते थे और अपनी ही विलेज में रहते थे। जो पही काश्ती होते थे वो किसी और गांव में जाते थे या किसी और की जमीन पे वो लोग खेती किया करते थे। अब जो पही काश्ती हैं, जिन्होंने अपना गांव छोड़ के किसी और के गांव में जाके वहां पे खेती करना, किसी और की जमीन पे खेती करना, वो लोग ये काम क्यों करते होंगे? तो इसके 2 रीजन समझ आते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि जिस एरिया में वो रहते थे वहां पे टैक्स यानी कि कर इतना ज्यादा होता था कि वो लोग उन्हें दे ही नहीं पाते थे। दूसरा जो माना जाता है कि उनको मजबूरी में जाना पड़ा कि वहां पे कोई ऐसी महामारी फैल गई या ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई बाढ़ आ गई, कोई सूखा पड़ गया कि अब वो वहां पे खेती नहीं कर पा रहे, तो उनको दूसरी जगह पे जाके खेती करनी पड़ी। तो ये 2 रीजन समझ आते हैं।
अब अगर आपको खेती करनी है तो खेती करने के लिए आपको पानी चाहिए। पानी में ये माना जाता है कि मेनली हमारे इंडिया में जो बारिश होती है उस पे ही डिपेंड किया जाता था एग्रीकल्चर के लिए। प्राइमरीली जिस एरियाज में बहुत ज्यादा बारिश होती थी वहां पे चावल उगाए जाते थे, और फिर जैसे जहाँ पे थोड़ी कम बारिश होती गई फिर वहां पे उस हिसाब से गेहूं या फिर बाजरा, मिलेट्स वगैरह ये सब उगाए जाते थे। जिन एरियाज में 40 इंचेस या उससे ज्यादा बारिश होती थी उन जगहों पे मोस्टली चावल ही उगाए जाते थे। लेकिन अब हर बार आप मॉनसून पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो आर्टिफिशियल सिस्टम्स भी बनाए गए थे पानी के, जैसे आप ये इमेज में देख सकते हो। इसे पर्शियन व्हील या फिर राहट कहा जाता है। तो ये पानी का एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। अब काफी जगहों पे नॉर्थ इंडिया में नहर यानी कि कैनाल्स भी बनाई गई ताकि पानी का प्रॉपर फ्लो होता रहे। अगर आप खेती की बात करो तो 2 मेजर सीजन्स माने जाते हैं, खारिफ और राबी। खारिफ क्रॉप्स ऑटम सीजन और राबी क्रॉप्स स्प्रिंग सीजन। मोस्टली मिनिमम 2 क्रॉप्स यानी कि 2 फसला ग्रो की ही जाती थी, और जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा अच्छी है और पानी का सप्लाई कंटिन्यूअस है तो 3 क्रॉप्स तक ग्रो की जाती थी। बात हमें ऐने अकबरी में पता चली है कि मुगल एम्पायर में जो आगरा में 39 वेराइटीज ऑफ क्रॉप और दिल्ली में 43 वेराइटीज ऑफ क्रॉप 2 सीजन में ही उगाई जाती थी। इसके अलावा बंगाल में 50 वेराइटीज ऑफ राइस ग्रो की जाती थी, जो अपने आप में बहुत यूनिक बात है। काफी सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको बेचने पे स्टेट को ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो जो मुगल स्टेट होती थी वो किसानों को ये इनकरेज करती थी कि तुम ऐसे क्रॉप्स उगाओ जिनसे उनको ज्यादा फायदा हो, जैसे कि कॉटन, शुगर केन। काफी नए नए क्रॉप्स भी हमारी कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से 17th सेंचुरी में आने लग गए, जैसे कि मेज। ये माना जाता है कि इंडिया में अफ्रीका एंड स्पेन से आया था। इसके अलावा वेजिटेबल्स जैसे कि टोमेटो, पोटैटो, चिलीज, ये सारे भी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे 17th सेंचुरी में। एंड फ्रूट्स जैसे कि पाइनएप्पल और पपाया, ये भी उसी वक्त में इंट्रोड्यूस हुए थे। अब जो विलेज होती थी उनमें कम्युनिटीज हुआ करती थी। तो ये माना जाता है कि एक कम्युनिटी के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो कल्टीवेटर यानी कि किसान हो गया, दूसरा माना जाता है पंचायत, और तीसरा होता है विलेज हेडमैन, जिन्हें मुकादम और मंडल भी कहा जाता है। अब पंचायत एंड हेडमैन, इसमें बेसिकली क्या हुआ करता था, जो भी विलेज के एल्डर पीपल हुआ करते थे यानी कि बुजुर्ग लोग होते थे, वो लोग इकट्ठे हुआ करते थे। एंड क्योंकि एक जगह पे हमारे देश में अलग अलग जातियां रहती हैं, तो ये देखा जाता था कि जो पंचायत होती थी उसमें भी अलग अलग जातियों के लोग इकट्ठे एक पंचायत में हुआ करते थे। पंचायत में एक हेडमैन यानी कि मुखिया हुआ करता था, जिसे मुकादम और मंडल कहा जाता था। आप काफी सारे सोर्सेज ये कहते हैं कि जो हेडमैन होता था उसको सारे जो उस टाइम के जो विलेज के बुजुर्ग सजेस्ट करते थे कि उनका सपोर्ट किसके साथ है। जिनके साथ उनका सपोर्ट होता था वो इंसान को हेडमैन बना दिया जाता था। और ये कहा जाता है कि वो इंसान तब तक अपनी पावर को एक्सरसाइज किया करता था जब तक वो पंचायत में लोग हैं वो लोग उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे ही उनका सपोर्ट या फिर उनका ट्रस्ट लूज हो जाया करता था तो हेडमैन जो होता था वो अपनी पावर खो दिया करता था, उसे हेडमैन के पद से हटा दिया जाता था। अब पंचायत क्योंकि बहुत सारे काम करती थी जो विलेज की वेलफेयर के लिए होते हैं, तो उन लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि जो वहाँ के कॉमन लोग हुआ करते थे वो लोग फाइनेंसेस को इकट्ठा किया करते थे और फिर उन फाइनेंसेस को यूज किया जाता था। अब पंचायत के जो काफी सारे फंक्शंस हुआ करते थे उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये हुआ करता था कि जो कास्ट बाउंड्रीज हैं अलग अलग कम्युनिटीज में वो अपहेल्ड रहें। पंचायत के पास ये भी अथॉरिटी हुआ करती थी कि वो लोग किसी पे भी फाइन यानी कि जुर्माना लगा सकते हैं, या फिर अगर किसी ने बहुत ज्यादा ही सीरियस कोई क्राइम कर दिया तो उसको उस जगह से निकाला भी दे सकते हैं कि तुम हमारे ये गांव को छोड़ के चले जाओ यहाँ से। ऐसे करके उनको पनिशमेंट्स भी दे सकते हैं, उनके पास ये राइट था। अब हमने देखा कि कैसे काफी सारे लोग तो खेती ही किया करते थे, तो खेती के अलावा कुछ लोग कारीगर भी हुआ करते थे। हाई एज 25% ऑफ जो लोग थे वो कारीगर थे। लेकिन ये कहा जाता है कि कारीगरों में और किसानों में अंतर करना मुश्किल है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों ही ऐसे टास्क परफॉर्म करते हैं जिनसे आपको लगेगा ही नहीं कि ये किसान है या कारीगर हैं। आर्टिसंस जैसे कि पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, कारपेंटर, बार्बर, इवन गोल्ड स्मिथ, ये सब स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे। तो अब ये लोग सर्विसेज देते थे। तब ये माना जाता था कि जो भी गाँव में खेतों में सामान उगा करता था तो उसके बदले में उन्हें वो सामान दिया जाता था। और कुछ जगहों पे ये भी माना जाता है कि कहीं कहीं पे उनको जो ऐसी जमीन है जो बंजर है जिसपे खेती नहीं हो सकती,
वो इन कारीगरों को दे दी जाती थी। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ये मानते हैं कि 19th सेंचुरी में जब उन लोगों ने एक एक जगह को देखा, रिकॉर्ड्स लिखे, सब कुछ, तो उन्होंने ये बताया कि गांव में रिपब्लिक, लिटिल रिपब्लिक थी। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने देखा जातियों को लेके और जेंडर यानी कि मेल फीमेल को लेके जो डिफरेंसेस थे वो बहुत ज्यादा डीप थे हमारे विलेजेस में। और उन्होंने ये भी कहा जो पावरफुल इंडिविजुअल्स थे यानी वो लोग जो वीकर सेक्शन हुआ करते थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो सबसे पहले हम वुमेन की ही बात करते हैं। तो ये माना जाता है कि खेतों में जो खेती किया करते थे उसमें मेन और वुमेन दोनों काम करते थे। जो वुमेन होती थी वो जो भी बीज लगाना और कोई भी जंगली घास उग गई उन सबको हटाना, हार्वेस्टिंग करना, वीड्स रिमूव करना, ये सब काम वुमेन किया करती थी। इसके अलावा आर्टिसनल टास्क यानी कि जो कारीगरों के काम हुआ करते थे, जैसे एम्ब्रॉयडरी करना, स्पिनिंग द यार्न, जैसे इस पिक्चर में वुमेन कर रही है, सभी फीमेल लेबरर्स ही किया करती थी। और उस वक्त ये देखा गया कि मैरिजेस जो रूरल कम्युनिटीज में होती थी उसमें एक पेमेंट ली जाती थी, ब्राइड प्राइस। तब डाउरी यानी कि दहेज सिस्टम ये सब नहीं था और उस टाइम पे री मैरिज ये लेजिटिमेट यानी कि सही मानी जाती थी। जो हेड ऑफ द फैमिली होता था मेन, वो एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते थे उनके ऊपर। काफी बार ये भी देखा गया कि उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था। अब हमने उन लोगों की बात की जो विलेजेस में रहा करते थे। के अलावा ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो कि जंगलों में रहा करते थे, डेंस फॉरेस्ट। और ये माना जाता है कि एवरेज जो फॉरेस्ट था उस टाइम पे वो अराउंड 40% था। और जो लोग इन जंगलों में रहा करते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उन लोगों को जंगली टर्म यूज की जाती थी उन लोगों के लिए। अब जंगली का मतलब ये नहीं था कि वो लोग गवार या अनसिविलाइज्ड हैं। जंगली एक जेन्युइनली बस टर्म उन लोगों के लिए यूज की जाती थी जो लोग जंगलों में रहते हैं। जो जंगलों में लोग रहते थे वो लोग कहते थे कि हम किस बात का टैक्स दें, ना हम तुम्हारी जमीन यूज करते हैं, ना हम उस पे कोई खेती करते हैं। तो वो लोग टैक्स देने से काफी बार मना कर दिया करते थे। तो अब उन लोगों को टैक्स यहाँ से मिलता नहीं था, तो पेशकश, इन लोगों पे पेशकश लेवी की जाती थी। इससे क्या हुआ करता था, जंगलों में हाथी मिल जाते हैं और हाथी उस वक्त लड़ाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते थे। तो इन लोगों को कहा जाता था कि तुम लोग हमारी हाथी की जो रिक्वायरमेंट एलिफेंट्स की सप्लाई कंप्लीट कर दो, उसके बदले तुम्हें और कुछ नहीं देना पड़ेगा। अब जो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहा करते थे वो लोग वहां पे जो भी लोकल चीजें मिलती थी उन्हें यूज करके ही अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन चीजों की डिमांड इंक्रीज हो गई, कमर्शियल एक्सचेंज शुरू हो गया, वो चीजें बाहर बेची जाने लगी। हनी, बी वैक्स यानी कि मोम, गम लैक, इन सब की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो फिर हमने ये देखा कि काफी सारी ट्राइब्स जो जंगलों में रहती थी, लोहानीज इन पंजाब, ये सब ओवरलैंड ट्रेड में पार्ट बन गए। विलेज में, कम्युनिटी में एक बिग मैन होता है, उसी तरीके से ट्राइबल्स में भी एक चीफ होता था उनका। अब जमींदार्स का क्या रोल हुआ करता था रूरल सोसाइटी में। तो जमींदार वो लोग होते थे जिनके पास जमीन हुआ करती थी और क्योंकि उनके पास एक अच्छी पावर होती थी, उनका सोशल स्टेटस काफी हाई माना जाता था। जो जमींदार होते थे उनके पास अपने पर्सनल लैंड हुआ करते थे जिन्हें मिल्कियत कहा जाता था, मतलब कि प्रॉपर्टी। वो लोग उस लैंड पे प्राइवेट यूज के लिए वहां पे खेती बाड़ी करवाया करते थे। कभी कभी वो लोग उन जमीनों को बेच दिया करते थे या फिर डोनेट कर दिया करते थे। जमींदार के पास इस बेसिस से भी पावर आया करती थी। कितनी बार वो लोग वहां पे टैक्स कलेक्ट करते थे। जमींदार स्टेट के बिहाफ पे, यानी मुगल एम्परर अकबर हैं, उनके बिहाफ पे वो लोग टैक्स कलेक्ट किया करते थे। दूसरा, वो लोग मिलिट्री रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करते थे। काफी सारे जमींदार किले में रहा करते थे, आर्मी हुआ करती थी उनके पास। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मुगल एम्पायर, अगर आप इस मैप में भी देखो तो मुगल एम्पायर काफी बड़े एरिया में था, तो उन लोगों को हर जगह से टैक्स लेना होता था। एक फिक्स अमाउंट डिसाइड किया जाता था जो टैक्स लिया जाता था। तर एक दीवान अपॉइंट किए गए थे जो कि इन पूरी चीजों का सुपरविजन किया करते थे। तो वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हुआ करते थे, वो लोग पूरा रिकॉर्ड रखते थे हर चीज का। जमा वो अमाउंट होता था जो वो असेस करते थे कि इस जमीन से इतना टैक्स उनको मिल सकता है। हासिल वो अमाउंट होता था जो उनको लगता, जो वो एक्चुअली कलेक्ट हुआ करता था। अब अमिल गुजार या रेवेन्यू कलेक्टर होता था, उनकी जो ड्यूटीज बताई गई हैं, तो ये कहा गया है कि वो जो वहाँ के कल्टीवेटर्स हुआ करते थे, किसान होते थे, उन लोगों से वो कैश में या फिर काइंड वो लोग रेवेन्यू लिया करते थे। अब मुगल एम्पायर के टाइम था, काफी बड़ा एम्पायर था, पावर भी थी, रिसोर्सेज भी थे। और ये माना जाता है कि जैसे जैसे ट्रेड एक्सपैंड हुआ नई नई जगहों पे, तो जो इंडिया से लोग सामान खरीदा करते थे उसके बदले वो उन्हें चांदी के सिक्के दिया करते थे।
और ये इंडिया के लिए एक अच्छा ही था क्योंकि इंडिया में नेचुरल रिसोर्स ऑफ सिल्वर नहीं था इतना ज्यादा। अब जब इतना स्टेबिलिटी हो गई और ट्रेड होने लग गया तो काफी ज्यादा करेंसी आ गई, तो इन्होंने रुपया इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे कॉइन्स कंटिन्यूसली बनने लग गए और मुगल एम्पायर में इन्हीं से ही टैक्स लिया जाने लगा कैश की फॉर्म में। एक इटालियन ट्रैवलर ने लिखा है, गायवोनी कैरी ने, जो इंडिया आए थे 1690 में, और उन्होंने ये लिखा है अपने अकाउंट्स में कि जो सिल्वर था ऐसे लगता था कि वो पूरी दुनिया से होके वो इंडिया में ही आ जाया करता था, इतना फ्लो सिल्वर का हुआ करता था। अब एने अकबरी जो अबुल फैजल अलामी ने लिखी थी वो एक बहुत बड़ा अकाउंट था जिसमें हर चीज लिखी गई थी अकबर एम्पायर से रिलेटेड। ये कंपाइल हुई थी 1598 में कंपाइल हुई थी। अकबर नामा एक बहुत बड़ा था, उसमें 2 में तो हिस्ट्री लिखी गई थी पूरी और 3rd पार्ट थी एने अकबरी। अब जो एने अकबरी थी वो 5 बुक्स में डिवाइड की गई थी। पहली 3 बुक्स जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी। फर्स्ट बुक जो थी उनमें रिलेटेड उसका नाम था मंजिल आबादी। उसमें जो वहाँ के हाउस होल्ड और लोग किस तरीके से रहते थे और उनके घरों के बारे में ये सब लिखा गया था। दूसरा था सिपाहाबादी, उसमें उनकी मिलिट्री कैसी थी, मिलिट्री को कैसे कंट्रोल किया जाता था, जो भी नोटिस दिए जाते थे वो सब बातें उसमें लिखी गई। सिपाहाबादी 2nd बुक थी। 3rd बुक थी मुल्क आबादी। मुल्क आबादी में वहाँ के जो लोकल लोगों से किस रेट पे टैक्स लिया जाता था, वहाँ पे लैंड, जोग्राफिक और इकोनॉमिक प्रोफाइल, हर सूबा कैसे एडमिनिस्टर किया जाता था और उनको फर्दर कैसे एक एक पार्ट में डिवाइड किया गया था ताकि इतने बड़े एरिया में हर जगह से प्रॉपरली टैक्स कलेक्ट किया जा सके। चौथी बुक और 5वीं बुक जो थी वो जो वहाँ के रिलीजन थे, लोगों की कल्चर्स और रिलीजन से रिलेटेड थी वो। अब एने अकबरी में कुछ लिमिटेशंस भी थी। इसको अकबर ने ही स्पॉन्सर करवाया था, अकबर ने लिखवाया था, तो इसमें अकबर के अगेंस्ट या जो स्टेट है उसके जो रूल्स हैं उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिखा होगा। और दूसरा, ये जो पूरा ऑफिशियल पेपर वर्क था, ये पूरी जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई इसे 5 बार रिवाइज किया गया था और काफी ध्यान से एक एक चीज को लिखा गया था, ठीक से कॉशियसली लिखा गया था। काफी सारे नंबर्स से रिलेटेड एरर्स भी मिलते हैं। टोटलिंग जो उन्होंने कर रखी थी उस वक्त, उन टोटलिंग्स में भी एरर दिखता है। एन में ये भी दिखता है कि हर जगह का डेटा बराबर से नहीं दिया हुआ। कुछ एरियाज के बारे में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन कुछ एरियाज से रिलेटेड हमें कम इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इक्वली यूनिफॉर्मली हमें हर जगह के बारे में नहीं पता चल पाता। और कुछ जैसे बेसिक बातें कि लोगों को कितनी वेज दी जाती थी, प्राइस क्या होता था चीजों का, इन सब बातों को इतने अच्छे से नहीं लिखा गया है डिटेल में कि वहाँ के लोग। पर इन सब लिमिटेशंस के बाद भी ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट है जो हमें मुगल एम्पायर के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाता है, उस वक्त के लोगों के बारे में, उस वक्त की स्टेट की पॉलिसीज के बारे में, उनके रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। तो ये अपने आप में एक बहुत यूनिक लिखी गई चीजें हैं जो इतनी सारी लिमिटेशंस के बाद भी एक एक्सीलेंट मास्टरपीस ही कहा जाएगा एने अकबरी को। तो ये था आपका चैप्टर 8 पेजेंट्स, जमींदार्स एंड स्टेट से रिलेटेड। इससे रिलेटेड 1 मार्कर MCQ क्वेश्चंस भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज हम चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मुगल किंग्स ने काफी सारे हिस्टोरियंस को कमीशन किया था जो उनके अकाउंट्स लिखा करते थे। उस हमें ये पता चलता है कि कैसे अलग अलग एम्परर्स के टाइम पे क्या इवेंट्स अकर हुए थे। आज मॉडर्न हिस्टोरियंस इसको क्रॉनिकल्स बुलाते हैं क्योंकि ये एक ऑर्डर में हमें सारी इंफॉर्मेशन पता चल पाती है इनके थ्रू। मुगल एम्पायर के क्रॉनिकल्स को जानने से पहले थोड़ा सा मुगल एम्परर्स और उनकी हिस्ट्री को जान लेते हैं। तो मुगल एम्पायर, मुगल एम्परर्स, ये वर्ड इतना कॉमनली यूज हो रहा है, ये आया कहाँ से? तो मुगल वर्ड मंगोल से डिराइव हुआ है। ये नाम इन लोगों ने खुद को नहीं दिया था,
वो लोग खुद को तिमुरिड्स बुलाया करते थे क्योंकि वो बिलीव करते थे कि वो तुर्किश रूलर तैमूर के डिसेंडेंट्स हैं। तो मुगल एम्पायर के जो सबसे पहले रूलर थे वो थे बाबर। बाबर का पूरा नाम है ज़ियाउद्दीन बाबर। ज़ियाउद्दीन बाबर ने अपने आप को सबसे पहले काबुल में इस्टेब्लिश किया। उसके बाद 1526 में उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टेरिटरीज में भी अपनी आप को इस्टेब्लिश कर लिया। ज़ियाउद्दीन बाबर के बाद आए उनके सन जिनका नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं ने काफी एक्सपैंड किया एम्पायर को, लेकिन अफगान लीडर शेरशाह सूरी से वो हार गए। एंड शेरशाह सूरी से हारने के बाद वो ईरान के एरिया में वहां पे वो भाग गए और उन्होंने वहां पे काफी टाइम तक रिफ्यूज ली। उसके बाद वो बाद में वापस आए 1555 में और उन्होंने सूर्स को हरा दिया। हराने के 1 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई। उसके बाद आए काफी पावरफुल रूलर जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर ने मुगल एम्पायर को ना ही सिर्फ बढ़ाया बल्कि इसे कंसोलिडेट भी किया। अकबर ने हिंदू कुश माउंटेन्स तक एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया। अब अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब, ये पावरफुल रूलर्स थे। हमने देखा कि कैसे उस टाइम पीरियड में इतना बेहतरीन तरीके से एक मेथड्स बनाए गए थे प्रॉपर एडमिनिस्टर करने के, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था मुगल एम्पायर का। उसको पूरा एडमिनिस्टर करना, टैक्स कलेक्ट करना, प्रॉपर तरीके बनाए गए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ पावर कम होने लग गई। औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में इसके बाद से मुगल एम्पायर वीक होने लग गया। प्रॉपर एंड मुगल एम्पायर का हो गया 1857 में। 1857 में बहादुर शाह जफर II थे, इन्हें ब्रिटिशर्स ने हटा दिया, उन्हें कैद कर लिया गया। अब बात करते हैं कि जो क्रॉनिकल्स जो ये लोग लिखवाया करते थे मुगल एम्परर्स, उन्हें किस तरीके से कमीशन किया जाता था। तो जो ये क्रॉनिकल्स लिखा करते थे ये जेन्युइनली जो राजा हुआ करते थे उनके दरबारी हुआ करते थे। ये हर इवेंट को देखा करते थे, राजा से रिलेटेड, उनकी फैमिली, उनके दरबार, उनके नोबल्स, हर चीज से रिलेटेड जो चीजें होती थी उनके बारे में लिखा करते थे। जैसे अकबर की अकबरनामा, शाहजहां की शाहजहांनामा, औरंगजेब यानी कि अलमगीर उन्हें जो कहा जाता है अलमगीर नामा, ये सब बुक्स लिखी गई हैं। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो तुर्किश से पर्शियन। जब मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ, उनके फर्स्ट रूलर थे बाबर, वो तुर्किश लैंग्वेज में लिखा करते थे। उन्होंने अपनी पोइट्रीज और अपनी मेमोरीज उसी लैंग्वेज में लिखी हैं। उसके बाद हुमायूं आए। हुमायूं का टाइम पीरियड बहुत बड़ा नहीं था। उसके बाद आए अकबर। अकबर ने पर्शियन यानी कि फारसी को बहुत इंपॉर्टेंस दी, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि ईरान से थे उस वक्त, एंड काफी अच्छे से उसे एस्टैब्लिश और काफी पर्शियन लैंग्वेज ग्रो हुई। माना जाता था कि राजा और उनके जो पूरे कोर्ट में लोग होते थे वो पर्शियन में ही बात किया करते थे। अकबरनामा जो थी वो जाहिर सी बात है पर्शियन में लिखी गई थी, लेकिन जो बाबर की मेमोरीज थी वो क्योंकि तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी, उसको बाद में पर्शियन में ट्रांसलेट कर दिया गया था। इसके अलावा जो संस्कृत के टेक्स्ट महाभारत और रामायण थे, इन्हें भी मुगल एम्परर्स ने कमीशन करके पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा लेते। जैसे महाभारत वाज ट्रांसलेटेड एज रज़्मनामा, बुक ऑफ वॉर्स। अब मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपियां जो होती थी ये एक जगह पे रखी जाती थी। इनका प्रोडक्शन आप किताब खाना, लाइब्रेरी तरीके से कह सकते हो, जहाँ पे जितनी भी पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी वो वहां रखी जाती थी, और जो नई मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बनती थी वो उन जगहों पे रखी जाती थी। इनको बनाने में काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते थे। सबसे पहले तो कागज बनाना जिसपे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाएंगी। उसके बाद दूसरा होता था कैलीग्राफिस्ट जो उस पे लिखा करते थे। तीसरा, पेज को प्रॉपर शाइन होनी चाहिए। तो थर्ड प्रोसेस हो एल्यूमिनेट द पेज। फोर्थ, पेंटर्स हुआ करते थे जो उस पे पेंटिंग्स बनाया करते थे, जिससे एक जो टेक्स्ट लिखा होता था उससे आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो अगर उसके साथ में उसकी इमेजेस भी दी हुई हैं। तो पेंटर्स उस पे पेंटिंग्स किया करते थे। पांचवा, ये सब कुछ होने के बाद बुक बाइंडर्स उस पूरी बुक को बाइंड कर दिया करते थे। पेंटिंग जो होती थी वो एक वे ऑफ एक्सप्रेशन होता था, विजुअल एक्सप्रेशन। जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनको काफी अच्छे से प्रेजेंट किया जाता था। अबुल फैजल ने इनको मैजिकल आर्ट भी कहा गया है, लेकिन इसने एक रूलर्स और उल्मा, मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थे, उन लोगों के बीच में एक टेंशन क्रिएट कर दी, क्योंकि उल्माज ये कहते थे कि जो इस्लाम में किसी भी ह्यूमन की ड्राइंग बनाना प्रोहिबिटेड है, उनका पोर्ट्रेट बनाना अलाउड नहीं है। लेकिन वक्त के साथ शरिया की इंटरप्रिटेशंस चेंज हुई और हमने देखा है कि कैसे काफी सारे राजाओं ने अपने सीन्स को, अपने पोर्ट्रेट्स बनवाए हैं पेंटर्स से। अब अगर हम अबुल फैजल की बात करें तो वो आगरा में बड़े हुए थे जो कि मुगल कैपिटल थी। वो अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक फिलोसफी, सूफिज्म में काफी ज्यादा उनको नॉलेज थी। वो फोर्सफुल डिबेटर थे और अपने आइडियाज को इंडिपेंडेंटली रखा करते थे। वो उल्मास के जो थॉट्स थे उनको अपोज किया करते थे। 1889 में अबुल फैजल ने अकबरनामा पे काम करना शुरू किया।
13 ईयर्स तक उन्होंने बार बार इसको रिवाइज किया। अकबरनामा जो था ये 3 बुक्स में डिवाइडेड था। पहली 2 बुक्स तो क्रॉनिकल से रिलेटेड थी और थर्ड बुक थी एन अकबरी। अकबरनामा जो था ये काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है हमको अकबर के टाइम में कैसे लोग रहा करते थे, मतलब हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम सारे कल्चर्स मिलके हार्मनी से रहा करते थे। अबुल फैजल ने इस तरीके से लैंग्वेज में लिखा है जो काफी सिंपल इंडो पर्शियन भाषा है। अबुल फैजल के जो स्टूडेंट थे अब्दुल हामिद लाहौरी, वो बादशाह नामा के ऑथर कहे जाते हैं। बादशाह नामा के भी अकबरनामा की तरह 3 वॉल्यूम्स हैं। पहले 2 वॉल्यूम्स तो दफ्तर से रिलेटेड हैं, बाद में इन वॉल्यूम्स को अब्दुल्ला खान जो कि शाहजहां के वजीर थे उन्होंने इन्हें रिवाइज किया। ओल्ड एज के कारण लाहौरी यानी कि अब्दुल हामिद लाहौरी 3rd वॉल्यूम नहीं लिख पाए, तो 3rd वाला जो क्रॉनिकल है वो हिस्टोरियन वारिस ने कंप्लीट किया। अब जब ब्रिटिशर्स आए तो उनको भी इंडिया के बारे में प्रॉपर स्टडी करनी थी, उसके लिए ये जो क्रॉनिकल्स थे ये बेस्ट सोर्स था। तो 20th सेंचुरी में अकबरनामा को हेनरी बेवरिज ने इसे ट्रांसलेट किया। अब आइडल किंगडम, नोशन ऑफ किंगशिप, अब इसमें एक स्टोरी है मंगोल क्वीन अलंकुआ। ये माना जाता है कि एक बार अपने टेंट में रेस्ट कर रही थी और सन की रेस के थ्रू ही ये प्रेग्नेंट हो गई एंड इन्होंने उसी से थ्रू डिवाइन लाइट जो है वो मुगल किंग्स को जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड होती जा रही है। ऐसी एक स्टोरी है। आप अगर पेंटिंग्स में देखो तो उनके आसपास एक लाइट तरीके की दिखाई गई है। ये यूरोपियन पेंटिंग्स में ऐसे गॉड्स को दिखाया जाता है, इस तरीके से मुगल किंग्स के आसपास भी दिखाई गई है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। सुलह कुल, ये माना जाता है कि सारे रिलीजन्स और अलग अलग जो थॉट्स थी उनको हक दिया जाता था कि वो अपने व्यूज रख सकें, अपने एक्सप्रेशंस को रखने की फ्रीडम थी उनके पास। पर हाँ, ये कहा जाता था कि कोई ऐसा थॉट नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये थी कि जिससे लड़ाई क्रिएट हो जाए या जिससे जो राजा की वैल्यू है वो कम हो। अदरवाइज उनके पास अपने एक्सप्रेशंस रखने की फ्रीडम थी उनके पास। अकबर ने पिलग्रिमेज पे एक टैक्स लिया जाता था। जो नॉन मुस्लिम लोग होते थे वो अपने जब तीर्थ स्थलों पे जाया करते थे, लेकिन 1563 में उसको अबॉलिश कर दिया गया। जजिया जो था वो 1564 में अबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन बाद में शाहजहां और औरंगजेब के टाइम में फिर से इन टैक्सेस को नॉन मुस्लिम लोगों पे इम्पोज कर दिया गया था। अबुल फैजल ने ऐसे 4 एसेंस बताए हैं जो एक राजा प्रोटेक्ट करता है अपनी प्रजा या सब्जेक्ट्स के: लाइफ, जान, प्रॉपर्टी, ऑनर, फेथ। और इसके बदले में जो ओबीडियंस होता है उन्हें दी जाती है, उनकी बातों का पालन किया जाता है और उनसे अपने रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है। काफी सारे सिंबल्स भी प्रेजेंट किए जाते हैं जो जस्टिस को दिखाते हैं। मुगल मोनार्क में एक लैम्ब यानी कि गोट और लायन को साथ में दिखाया गया है। अब अगर आप टेक्निकली देखो तो गोट और लायन साथ नहीं होते, लेकिन इसमें ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि कैसे हार्मनी प्रिवेल करती है, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों साथ में रहते हैं मुगल एम्पायर में। अब हम बात करते हैं कैपिटल और दरबारों की। तो कैपिटल्स जो होती है वो माना जाता है मुगल एम्पायर्स का दिल था एम्पायर का। बाबर जो थे उन्होंने लोधी को हरा दिया, तो उसके बाद उन्होंने आगरा को अपना कैपिटल बना लिया और उनकी कैपिटल आगरा ही रही। उसके बाद हुमायूं का टाइम पीरियड तो इतना बड़ा था ही नहीं। फिर आए जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर ने 1560s में आगरा में किला बनवाया। 1570s में उन्होंने एक नई कैपिटल फतेहपुर सीकरी बना दी। सीकरी जो थी ये माना जाता है एक डायरेक्ट रोड अजमेर को जाती थी, जो दरगाह थी शेख मुईउद्दीन चिश्ती की। 1585 में अकबर ने अपनी कैपिटल को लाहौर शिफ्ट कर लिया क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट के एरिया में कंट्रोल अच्छे से करना चाहते थे। शाहजहां जो थे उनका मेन इंटरेस्ट बिल्डिंग में था, तो उन्होंने काफी अलग अलग बिल्डिंग्स बनवाई और जो पूरी वेल्थ थी मुगल रूलर्स की वो उसमें काफी ज्यादा उन्होंने बिल्डिंग्स में यूज की। 1648 में अपनी आर्मी, कोर्ट, हाउस होल्ड लेके वो आगरा आ गए। उन्होंने आगरा में शिफ्ट हो गए वो। अब अगर हम मुगल दरबार की बात करें, जो कोर्ट में इस तरीके से बैठने की जगहें बनाई जाती थी जो दिखाती थी उनका स्टेटस। कोर्ट में ये माना जाता है कि जब एक बार राजा बैठ जाया करते थे अपने थ्रोन पे, अपनी गद्दी पे, उसके बाद किसी को भी उठना या हिलना अलाउड नहीं होता था। परमिशन के बिना वो उठ नहीं सकते थे राजा की। सैल्यूटेशन, अभिवादन करने का माना जाता है कि ये हायरार्की के बेस पे होता था। अब अगर हम एम्परर के डेली रूटीन्स की बात करें तो वो सनराइज के साथ उनका दिन स्टार्ट होता था। उन्हें अपनी जो भी डेली प्रेयर वगैरह करनी होती थी, उसके बाद वो एक स्मॉल बालकनी झरोका में जाया करते थे। वहां पे जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे उन झरोका दर्शन ये अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। 1 घंटे के करीब वहां पे बिताने के बाद राजा दीवाने आम, जहाँ पे पब्लिक हॉल हुआ करता था, प्राइमरी बिजनेस, गवर्नमेंट का जो स्टेट ऑफिशियल्स वगैरह यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स दिया करते थे, वो सब काम राजा यहाँ करते थे। इसके बाद राजा दीवाने खास जाया करते थे। दीवाने खास में प्राइवेट ऑडियंस यानी कि जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं, हाई स्टेटस मैटर्स, वो सब वहाँ पे राजा डिस्कस किया करते थे।
जो भी ओकेजन्स हुआ करते थे, एनिवर्सरीज या फिर जिस टाइम पे राजा थ्रोन पे बैठे थे वो दिन, ईद हो गई, शब्दे बारात, किसी की वेडिंग, होली, इन सबको बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। 3 मेजर फेस्टिवल्स ऑफ द ईयर मनाए जाते थे, वो थे सोलर एंड ल्यूनर बर्थडेज ऑफ द मोनार्क एंड न्यूरॉक्स, और ईरानियन जो न्यू ईयर होता था वो। ये 3 काफी अच्छे से फेस्टिवल्स को मनाया जाता था। अब टाइटल्स एंड गिफ्ट, जो मुगल एम्परर्स हुआ करते थे वो जब भी किसी वॉर में जीतते थे तो वो अपने आप को टाइटल्स दिया करते थे। हाईएस्ट मिनिस्टर जो थे जिनको टाइटल मिले हुए थे वो थे असफ खान। ये लेजेंडरी मिनिस्टर थे प्रॉफिट किंग सुलेमान के। अब टाइटल मिर्जा राजा वाज अकॉर्डेड बाय औरंगजेब, और ये टाइटल उन्होंने अपने 2 हाई नोबल्स को दिया था, जय सिंह और जसवंत सिंह। टाइटल्स आप पैसे देके भी खरीद सकते थे, जैसे मीर खान ने 1 लाख रुपए औरंगजेब को दिए कि वो ए वर्ड नाम में इंक्लूड करना चाहते थे, तो उनका नाम अमीर खान हो जाता इसीलिए। और ये माना जाता है कि जो राजा के पहने हुए रोब हो गया या फिर उनके सर की पगड़ी हो गई या उनकी ज्वेलरी हो गई, ये राजा ऐसे ही नहीं दिया करते थे, किसी स्पेशल ओकेजन पे ही दिए जाते थे। कोर्टियर्स होते थे वो कभी भी राजा के सामने खाली हाथ नहीं आते थे। सम ऑफ मनी, नज्र, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा बड़ी कोई चीज लेके आ रहे हैं तो पेशकश। गिफ्ट्स होते थे उन्हें साइन ऑफ ऑनर माना जाता था राजा का। अब अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, जो हर्म होता था वहां पे उनकी वाइफ्स हो गई, उनकी डॉटर्स हो गई, सिस्टर हो गई, मदर्स हो गई, डॉटर इन लॉज हो गई, आंट, चिल्ड्रन, ये सब वहां पे रहा करते थे। उसके अलावा वहां पे फीमेल सर्वेंट्स और स्लेव्स भी हुआ करते थे। मुगल हाउस होल्ड में जो ये वाइफ्स होती थी, वाइफ्स में भी डिविजन हुआ करता था। जो रॉयल फैमिली से आती थी वो बेगम कही जाती थी, जो इतनी रॉयल फैमिली से नहीं होती थी वो अगाज या फिर उनसे भी लोअर कॉन्क्यूबाइंस, अगचास कहा जाता था उनको। अब अगर हम मुगल प्रिंसेसेस की बात करें तो शाहजहां की जो डॉटर थी जहानारा एंड रोशनारा, उनको भी एनुअल इनकम प्रोवाइड की जाती थी जो कि मनसबदार्स के बराबर हुआ करती थी। गुलबदन बेगम, माना जाता है कि इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम बाबर की डॉटर और हुमायूं की बहन, इनकी सिस्टर थी। तो अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये माना जाता है कि हर धर्म, रिलीजियस ग्रुप्स और एथनिक डाइवर्सिटी से लोगों को रिक्रूट किया जाता था, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी फ्रैक्शन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए और चैलेंज कर दे वो राजा के अगेंस्ट। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते थे उन्हें रैंक्स, मनसब्स दिए जाते थे, एंड जात होती थी जो कि पोजीशन होती थी उनकी, हायरार्की और उनकी सैलरी उस अकॉर्डिंग होती थी, और सवार यानी कि उनके पास कितने हॉर्समैन हैं, इतने हॉर्समैन उनको मेंटेन करने पड़ेंगे। अब कोई इंसान अगर सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता है तो उसे तजवीज प्रेजेंट करना होता था एम्परर को। 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, वो थे दीवाने आला फाइनेंस मिनिस्टर एंड सदुर उस सुबदुर मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स, के भी काफी इंपॉर्टेंट माने जाते थे। अब इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर, अब एग्जैक्ट रिकॉर्ड्स रखने, जो भी काम एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है, मीर बख्शी जो थे वो कोर्ट में जो चीजें लिखी जाती थी उनको सुपरवाइज करते थे। अखबारत ए दर ए मुला, एक तरीके से न्यूज़पेपर कह सकते हो, न्यूज जो होती थी, ये न्यूज रिकॉर्ड्स होते थे, रिपोर्ट्स होती थी, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ये पूरे मुगल एम्पायर में ट्रैवल किया करते थे और लोगों के पास एक्सेस होती थी, लोग ये पढ़ा करते थे। सेंटर के अलावा अब क्योंकि मुगल एम्पायर बहुत बड़ा है तो अलग अलग प्रोविजंस हैं, तो वहां पे सूबास जो हुआ करते थे उनको सबॉर्डिनेट, जो दीवान, बख्शी या सदर कहा जाता था, जो हेड होता था जो उस एरिया को गवर्न करता था, गवर्नर, उसे सूबेदार कहा जाता था। ऑब्वियसली वो राजा के अंडर, राजा ने उनको एक सूबेदार बना दिया उस जगह का, वहां वो कंट्रोल कर रहे हैं उस एरिया को। अब जो सूबा होता था वो फर्दर डिवाइड किया जाता था सरकार्स में, ताकि एक एक जगह का अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। अब वहां पे अलग अलग हिसाब से ऑफिसर्स हुआ करते थे, जैसे कानूंगो, कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, फिर चौधरी जो कि रेवेन्यू कलेक्शन का ध्यान दिया करते थे चीजें, और काजी जो कि इस्लामिक रूल्स वगैरह बताया करते थे। लेकिन एडमिनिस्टर के लिए हमेशा पर्शियन यानी कि फारसी भाषा यूज की जाती थी, लेकिन कहीं कहीं पे लोकल लैंग्वेजेस भी हमें दिखती हैं रिकॉर्ड्स में। राइटर्स और क्रॉनिकल्स ने काफी सारे हाई साउंडिंग टाइटल्स भी दिए हैं मुगल एम्परर्स को, जैसे शहनशाह, किंग ऑफ किंग्स, और किसी को कोई स्पेसिफिक टाइटल जैसे जहांगीर, वर्ल्ड सीजर, या शाहजहां, किंग ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे टाइटल्स दिए जाते थे। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे मुगल किंग्स के अपनी नेबरिंग कंट्रीज ईरान और तुर्क से। जो हिंदू कुश माउंटेन थी वो सेपरेट किया करती थी अफगानिस्तान को ईरान और सेंट्रल एशिया के रीजन से। अब अगर हम ओटोमन एम्पायर जो कि पिलग्रिमेज और ट्रेड की बात करें तो मुगल्स और ओटोमन्स जो थे उसके बीच में प्रॉपर
फ्री मूवमेंट हो, ट्रेड हो, मर्चेंट्स आ जा सकें और धार्मिक स्थल पे भी लोग आराम से जा सकें। जो ओटोमन कंट्रोल की टेरिटरीज थी उसका ध्यान दिया जाता था। ये स्पेशली ट्रू है हिजाज के लिए। हिजाज क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है मक्का मदीना जहाँ पे लोकेटेड है। तो मुगल एम्परर्स यूजुअली रिलीजन और कॉमर्स को कंबाइन किया करते थे। अब ज्यूजिस्ट एट द मुगल कोर्ट, जब यूरोपियंस का आना शुरू हो गया हमारे यहाँ पे, उनको इंडिया की नॉलेज हो गई, ज्यूजिट मिशनरीज, ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स और डिप्लोमैट्स हमारे यहाँ पे आने लगे। इन्होंने काफी सारी चीजें लिखी। जो ज्यूजिट अकाउंट्स हैं उनमें भी हमें काफी कुछ पता चला। जब 15th सेंचुरी में पोर्चुगीज ने रूट डिस्कवर कर लिया, उसके बाद तो पोर्चुगीज किंग का भी काफी इंटरेस्ट था कि इस एरिया में क्रिश्चियनिटी एक स्प्रेड हो, लोगों के क्रिश्चियनिटी के बारे में पता चले। तो उन्होंने अपने मिशनरीज को भेजा, सोसाइटी ऑफ ज्यूज यानी कि ज्यूसिस्ट्स को, जो यहाँ पे आए। एंड अकबर क्योंकि वो हर धर्म के बारे में ही जानने में इंटरेस्टेड होते थे, तो उन्होंने काफी क्यूरियोसिटी दिखाई जानने में। तो फर्स्ट ज्यूजिट मिशन जो मुगल कोर्ट में आया फतेहपुर सीकरी में 1580s में, उसके बाद वो काफी टाइम तक अकबर से बात करते थे क्रिश्चियनिटी के बारे में। और उन्होंने उलमास जो इस्लामिक लॉज के बारे में जानते थे उनसे वो डिबेट्स किया करते थे। उनको काफी क्लोज पोजीशन दी जाती थी, यानी कि जो अकबर जहाँ बैठते थे उनके पास में ही उनको बैठने की जगह भी दी जाती थी दरबार में। अब क्योंकि अकबर का जो रिलीजियस नॉलेज थी वो हर फेथ के बारे में जानना चाहते थे, तो इबादत खाना एक फतेहपुर सीकरी में एक जगह थी जहाँ पे सारे लर्नेड्स, मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम को जो फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स, हिंदूज, जैन्स, पर्शियंस, क्रिश्चियंस, ये सब वहाँ पे बैठा करते थे। एंड वो अपने व्यू पॉइंट्स अपने रिलीजन्स के बारे में डिस्कस किया करते थे। लेकिन जो भी ये लोग आइडिया शो करते थे वो ये दिखाते हैं कि सब लोग हार्मनी से रहा करते थे। तो ये सारे क्रॉनिकल्स एक बहुत अच्छा सोर्स हैं हमें मुगल एम्परर्स और उनकी पूरी हिस्ट्री जानने का। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।